है ये, क्या ये ब्रह्मास्त्र है बेटे, ये किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो अगर चलिए एक और तगड़ा टेबल आपको दिखाता हूं, बहुत मजा आ जाएगी आपको, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इस टेबल को बनाया हुआ है। और जरा देखिए दीजिएगा और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगी आपको। देखिए रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बहुत बढ़िया बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं यहाँ पे, बहुत तगड़ी चीज समझिएगा। और करके बहुत अच्छी चीज आपके सामने लाया हूं बेटे, फिगाइल्स टेस्ट, ठीक है, ये देखिए आपका। और अगला टेस्ट एक और होता है, देखो क्या होता है वो, जिजल्स टेस्ट ऑफ ईथर। जिजल्स टेस्ट ऑफ ईथर, इसमें क्या करते हैं बेटा, हमारे पास स्टडी करो मस्त और जबरदस्त तरीके से। और आई होप बेटा कि आपने इस लेक्चर को बहुत तरीके से, बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। और काफी कुछ मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बेटे मैंने आपको बेटे यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारे वेकेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बेटा हम लोग अब इस सेशन की बात करते हैं। अल्कोहल का ये नेक्स्ट सेशन है जहाँ पर हम लोग ईथर की बात कर रहे थे। आज भी हम लोग ईथर की ही बात करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा होगी बेटे आज ईथर के बारे में, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, पहले वो देखते हैं, है ना, तो आपको आइडिया लगेगा। विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, देन एसिड रिएक्शन ऑफ ईथर, then reaction of ether with HI. This reaction is very 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 important. And then SN reaction of epoxide or oxyranes. Then reaction of PCl5, reaction with PCl5 and hydrolysis of ether, right? तो यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन ईथर का रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ, एंड ईथर का हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा उसकी बात करेंगे। एंड देन डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, इवन ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर बाय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड हीट, देन हाइलोजिनेशन ऑफ ईथर, Wittig reaction and formation of cyclic ether and chemical properties of anisole and then chemical test of ether। इस तरह का हम लोग केमिकल टेस्ट भी देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि किसी भी ईथर में हम लोग नंबर ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप कैसे फाइंड करें, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं बेटे। तो इस लेक्चर को बेटा आपको बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखना है, लास्ट तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर होने वाला है ये। तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठे एकदम मस्त और कूल माइंड से इस लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटे यहाँ पर सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के बारे में बेटे अगर हम लोग बात करें तो ईथर जो होता है जनरली इनर्ट होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पर ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और सॉल्वेंट का मतलब ये है कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सबस्ट्रेट या रिएजेंट से रिएक्ट न करे, है ना। दैट्स वाई सॉल्वेंट क्या करता है बेटा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो जनरली जो ईथर है एज ए सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। तो अब इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें एक छोटी सी बात अगर हम लोग करें बेटे केमिकल रिएक्शंस की, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम कैरिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ईथर जब आप लेते हो बेटे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ये ईथर का फॉर्मूला आर, यहाँ पर आर डैश या आर भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पर बेटा इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, यानी कि 2 लोन पेयर होने के बाद भी ये जो ईथर होता है ये केमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, बेसिकली कह सकते हो कि रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड होता है ना। सो देखो क्या बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दीज आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। किसकी तरह यूज करते हैं, अभी मैंने बोला ना कि सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। दे अंडरगोज केमिकल रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन करते हैं बट एक स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है। वो सारी कंडीशन हम लोग देखेंगे, वो सारी रिएक्शंस अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है और वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ईथर्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो जैसे कि बेटा ईथर में एसएन जो रिएक्शन है वो बहुत तगड़ी रिएक्शन है, उसको समझेंगे हम लोग बहुत तगड़े से, कब SN1 होगा कब SN2 होगा वो चीज़ भी समझेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत डिटेल में करा रखी है, बट मैं यहाँ भी कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए बात करें बेटा एसएन रिएक्शन ऑफ ईथर। किसकी बात करें, एसएन रिएक्शन ऑफ ईथर। और एसएन रिएक्शन बेटा देखो ये जो चीजें हैं, ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टेबल और ये टेबल बेटा, ये जो टेबल है ना, ये दोनों टेबल एकदम ये मान के चलो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, है ना। आप बोलते हो ना कि ये जो होता है ना एक बार ब्रह्मास्त्र है, ये क्या, ये ब्रह्मास्त्र है बेटे, ये किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, मैं आपको अभी समझाता हूं, तो आप बेसिकली बेटा आप रिएक्शंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखो आपका क्या है, कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। क्या कैटेगरी बनाई हुई है, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में क्या आता है बेटा, वीक बेस जनरली जो पोलर पोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। पोलर पोटिक सॉल्वेंट्स बेटे क्या होते हैं, जो जिसमें हाइड्रोजन जनरली फोन से अटैच होता है डायरेक्टली। ऐसे कंपाउंड्स जहां पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे पानी में है, अल्कोहल में है, फिनॉल में है, एसिड में है बेटा, ये जनरली कैसे बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, ये पोलर पोटिक सॉल्वेंट होते हैं और जनरली ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
जनरली ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो यहां पर मोर चांसेस ऑफ SN1 होता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो बात करेंगे, यहां पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। मॉडरेट बेस क्या होते हैं? I माइनस, CN माइनस, Br माइनस, एक्वस KOH, AgNO2, AgNO2, NaNO2, AgCN, है ना, RS माइनस, SH माइनस, OH माइनस, और यहां पर और भी ले सकते हो आप I3 माइनस, क्या ले सकते हो बेटे यहां पर I3 माइनस, और भी है ना, या एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब बेटे होता है OH माइनस, या फिर एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का मतलब होता है, एक्वस NaOH का मतलब भी OH माइनस होता है बेटे, ठीक है। यहां पर बेटे क्या होता है? मोर चांस ऑफ SN2 होता है। ये मॉडरेट बेस होते हैं, और जनरली ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं बेटे, या जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में भी इनको कंसीडर किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH हीट। अल्कोहलिक KOH हीट को बेटे अगर हम बात करें, अल्कोहल में अगर हम इथेनॉल ले लें तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O माइनस और हीट। NaNH2 हीट बहुत तगड़ा बेस होता है बेटा, बहुत तगड़ा बेस होता है। ये आप देखिए, ये देखिए टर्सी ब्यूटॉक्साइड, देखिए 3 डिग्री और यहाँ पर O माइनस लिखा है, बल्कि बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। LDA बेटा, LDA बहुत तगड़ा बेस होता है, ठीक है। CH3O माइनस, CH3OH बहुत मस्त बेस, C2H5O माइनस एंड C2H5OH बहुत मस्त बेस, तगड़ा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और बेटा इनके प्रेजेंस में देखो क्या होता है, SN रिएक्शन, ऐसा सबस्ट्रेट जिसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा बेटे, वो क्या देगा? SN रिएक्शन देगा। ऐसा सबस्ट्रेट भाई जिसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा हमेशा SN देगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन होने से एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन कब हो सकता है? जब बीटा हाइड्रोजन हो। सबस्ट्रेट हैविंग बीटा हाइड्रोजन, अगर सबस्ट्रेट के पास बीटा हाइड्रोजन है तो वो E2 रिएक्शन देगा। उसमें 2 तरह के रूल फॉलो होते हैं, एक हॉफमैन रूल और एक सेजेफ रूल। ऑलरेडी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बता रखा हूं, तो इनको बढ़िया पता है बेटा। ये चीज आपको एकदम रट्टा होना चाहिए, आपके माइंड में एकदम घुसा होना चाहिए, पूरा का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में एकदम घुसा होना चाहिए, एकदम रट्टा होना चाहिए। मतलब जैसे जरूरत पड़े फटाफट 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 वो सारी चीजें निकलते। देखो ना क्या मजा आएगी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको। इसके बाद ये मैजिकल टेबल देखिए, दिस इज मैजिकल टेबल, दिस इज मैजिकल टेबल, बहुत मैजिकल टेबल है बेटे। देखो मैंने आपको अभी बताया वीक बेस क्या होता है, मॉडरेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। अब अल्काइल हाइड्राइड की डिग्री के बेसिस पे आ जाओ बेटे। देखो क्या है, अगर पहला नंबर देखिए जरा क्या है, CH3X, मतलब अगर यहां पर एक्सफ्लोरीन नहीं है और यहां पर और देखो बेटा इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है कि नहीं है, तो इसके पास कोई बीटा कार्बन नहीं है, मतलब इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। और चूंकि इसमें क्राउड बहुत कम है, इसलिए बेटा SN1 भी नहीं हो सकता है यहां पर और एलिमिनेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पास बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। यानी कि इन ऑल केसेस हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? SN2 मिलने वाला है। चाहे वीक बेस ले लो, या आप मॉडरेट बेस ले लो, या आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं बेटे, बहुत तगड़ी चीज। दूसरा आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री पे चलते हैं। 1 डिग्री पे अगर आप देखें बेटे तो क्या अल्फा है, और यहां पर देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए आप पीएच, ये आपका पीएच आ गया बेटे, ये आ गया पीएच, क्या आ गया बेटा? पीएच, और यहां पर ये एक्स आ गया, राइट। ये है देखिए आप। अब ये अगर अल्फा कार्बन है बेटे तो ये कार्बन आपका बीटा कार्बन होगा। और देखो बेटा यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन का चारों वैलेंसी पूरा है, यहां पर नो बीटा हाइड्रोजन, यानी कि 1 डिग्री RX जिसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा बताओ कभी भी यहां पर बीटा एलिमिनेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बट अगर आप इस लिविंग ग्रुप यहां से निकालते हो तो जो आपका टाइम बनेगा बेटा, देखो प्लस सिंगल डबल, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखो बेटा, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री RX है, और अगर आप वीक बेस ले रहे हो, क्या ले रहे हो? वीक बेस, तो SN1 देगा। और 1 डिग्री है, अगर मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो फिर आपका SN2 देगा। बहुत बढ़िया चीजें मैं बता रहा हूं बेटा। 1 डिग्री RX नॉर्मल, कोई रेजोनेंस नहीं है, देखो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो 1 डिग्री है बेटे। वीक बेस के प्रेजेंस में SN2, मॉडरेट बेस के प्रेजेंस में SN2। अच्छा ये पूरा लिस्ट आपको रटा है, मैंने बताया कि एकदम रटा होना चाहिए बेटे ये। और बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट ले लिया तो E2 दे देगा, और हीट नहीं लिया तो SN2 दे देगा। समझिए बेटे। अब मेन गेम शुरू होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री से। चलिए 2 डिग्री में देखते हैं। 2 डिग्री RX बेटे आपके सामने ये है। वीक बेस लिया, अगर आपने लो टेम्परेचर लिया तो SN1 होगा, हाई टेम्परेचर लिया तो E1 होगा। ध्यान रखो बेटा, जहां पर SN1 है वहां पर E1 है, जहां पर E1 है वहां पर SN1 है। परसेंटेज कम ज्यादा होता है, बट बेटा चांसेस दोनों के होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिए। दोनों हमेशा साथ में होते हैं। SN1 है तो E1 होगा, E1 है तो SN1 होगा। कि कभी जैसे लो टेम्परेचर है तो वहां पर SN1 का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो वहां पर E1 का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। तो अगर वीक बेस ले रहे हो, लो टेम्परेचर पे 2 डिग्री SN1 देगा, हाई टेम्परेचर पे E1 देगा। मॉडरेट बेस ले रहे हो तो SN2 ही देगा, और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो E2 देगा। ये लीजिए जनाब, यहां पर अगर आप देख सकते हो तो अल्फा और बीटा, यहां पे बीटा हाइड्रोजन है इसके पास। नाउ 3 डिग्री में आ जाते हैं, तो अगर वीक बेस ले रहे हो सेम केस, लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। बोलो बेटे। और अगर मॉडरेट बेस ले रहे हो तो यहां पर भी लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1,
राइट बेटे। SN1 का चांसेस यहाँ भी क्यों बन गया, क्योंकि बेटा 3 डिग्री आ गया ये, राइट ओके। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो E2, ठीक है। यहाँ पर हायर डिग्री है, बहुत ज्यादा क्राउड है, तो यहाँ पे SN2 कभी नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखो, वेयर SN1 इट इज कंफर्म दैट E1 अकर्स, जहां पे SN1 है वहां E1 होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो E1 और लो टेम्परेचर है तो SN1। बोलो बेटे क्या ये टेबल समझ में आई? ये ब्रह्मास्त्र है बेटे, मैं बता रहा हूं, बहुत तगड़ी, बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त चीज है ये। चलिए एक और तगड़ा टेबल आपको दिखाता हूं, बहुत मजा आ जाएगी आपको। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इस टेबल को बनाया हुआ है, और जरा देखिए ये पूरा का पूरा बेटा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से टेबल बनाया हुआ है। इसको देखिए और इससे आपको जो रिएक्शन है ईथर की बहुत मजेदार हो जाएंगी। देखिए क्या, अगर कहीं पर केवल HI लिखा हुआ है तो उसको हम कोल्ड HI भी बोल सकते हैं। बोलो बेटे कोल्ड HI बोल सकते हैं, है ना। ओनली HI कोल्ड HI बोल सकते हैं। देन इट इज, इसको हम एनहाइड्रस HI भी बोल सकते हैं, है ना। और यहां पर जो बनेगा वो आपका अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बनेगा, विल फॉर्म। और यहां पर जो I माइनस होगा दैट विल एक्ट एज ए मॉडरेट बेस। चलिए अगला देखिए, इफ HI तो HI मीन्स एनहाइड्रस, है समझ लो। इफ HI और मीन्स HI एनहाइड्रस इज इन एक्सेस, तो अगर एक्सेस अमाउंट में है, कैसा है बेटे बताओ, एक्सेस अमाउंट में है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, देन RI एंड RI विल फॉर्म। तो अगर एक्सेस है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो RI मतलब अल्कोहल नहीं, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनने के बाद सारा का सारा वो RI में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो I होगा वो वीक बेस की तरह काम करेगा। इस चीज का बहुत तगड़ा फायदा उठा सकते हो बेटे। एक्वस HI का मतलब क्या हुआ, HI प्लस पानी, देन वहां पर अल्कोहल ही बनेगा। अगर एक्वस HI है बेटे तो वहां पर केवल अल्कोहल बनेगा। RI बनने के बाद भी वो पानी, चूंकि सॉल्वेंट में सॉल्वेंट पानी है बेटे, तो पानी तो सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा होगा, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा, तो हर जगह OH लग जाएगा, OH विल फॉर्म हियर वीक बेस, वाटर इज ए वीक बेस। इफ हॉट HI देन RI। अगर हॉट HI तो RI ही बनेगा, अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। यहाँ पर I जो है मॉडरेट बेस का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू बेस, अब जो बेस है मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा। जो टेबल दिया है उस टेबल के बेसिस पे ये टेबल है, समझे बेटे। कहानी यहाँ तक समझ में आती है, तो यहां से आपको आइडिया लगेगा। ये मैंने बहुत तगड़ा निचोड़ आपके सामने रखा है बेटे, जो आपके बहुत मस्त और जबरदस्त बेटे काम में आ सकता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं बेटा SN रिएक्शन ऑफ ईथर, शुरू करते हैं SN रिएक्शन ऑफ ईथर। चलिए देखिए एंजॉय कीजिएगा। ईथर का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, ROR होता है। ये वाला पार्ट आपका लीविंग ग्रुप है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है। ये वाला पार्ट आपका लीविंग ग्रुप है, ठीक है। अगर आप इसको लीव करके बाहर निकालोगे तो यहाँ पे OR माइनस मिलेगा, यहाँ पे OH माइनस मिलेगा। और बेटा बोथ आर पुअर लिविंग ग्रुप। ये PLG होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। ये PLG होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं बेटे। अब बताओ अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, तो इसका मतलब ये आसानी से लीव नहीं करेंगे। तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो ईथर होते हैं वो जनरली इनर्ट होते हैं, वो इसलिए वो मैक्सिमम केसेस में सॉल्वेंट का काम करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करते हैं बेटे। बट सब स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शंस देते हैं, तो वो सारी रिएक्शंस आप देखें तो देखो ये दोनों क्या है बेटा, प्योर लिविंग ग्रुप। आपने अल्कोहल में पढ़ा था बेटे, हम लोगों ने वहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट की बात की थी, जहाँ पर हमने HCl ZnCl2 लिया था, है ना, जहाँ पर हमने इस ग्रुप को एक्टिवेट किया था। एक्टिवेटिंग एजेंट्स अल्कोहल के लिए बहुत सारे लिए थे, याद करो आप। मैंने वहाँ पर लिया था SOCl2 लिया था, मैंने वहाँ पर PX3 लिया था, मैंने वहाँ पर PCl5 लिया था, मैंने वहाँ पर PI3 लिया था, मैंने वहाँ पर PCl3 लिया था। अरे बोलो ना बेटे, ये सारे के सारे हमने वहाँ पर क्या एक्टिवेटिंग एजेंट लिए थे। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग में कन्वर्ट हुआ था, और तब वो रिएक्शन आगे SN बढ़ी थी। सिमिलरली वही काम ईथर के साथ होगा बेटे। ईथर के इस ग्रुप को पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको PLG से मीन्स पुअर लिविंग ग्रुप से BLG बनाना पड़ेगा, मीन्स बेटर लिविंग ग्रुप बनाना होगा। तो देखिए अब देखो बेटा क्या है कि PLG से BLG कैसे बनेगा, ईथर को हमें एक्टिवेट कैसे करना होगा, इस बात को समझें। देखिए मैं करो और बहुत मस्त तरीके से देखें बेटे। सो इट नीड सम एक्टिवेशन। बोलो बेटे ये एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इसको, सो दैट कि SN रिएक्शन दे पाए। और इसीलिए हमने बोलते हैं ना कि जो ईथर केमिकली इनर्ट होता है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे तब ये अपना काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा, इसको एक्टिवेट करना होगा तब ये काम करेगा, राइट। सो इट नीड्स सम एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कैसे हो सकता है जरा देखें। अभी प्रॉपर मैकेनिज्म देखिए कैसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या अभी समझाऊंगा मैं आपको। फॉर ईथर मोस्ट कॉमन रिएजेंट यूज्ड फॉर एक्टिवेशन आर स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एसिड। ऐसे एसिड जिनके पास प्रोटॉन हो, H+ जैसे HI हो गया, या फिर जनरल फॉर्म में HX बोल सकते हो, कॉन्क HX या कॉन्क H2SO4 बोल सकते हो, या ओनली ZnCl2 जो कि स्ट्रांगली लुईस एसिड होता है बेटे, समझ रहे हो। तो इनके प्रेजेंस में आप ईथर को एक्टिवेट कर सकते हो। ये जो PLG है इसको आप BLG में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है, ओके। चलिए पहले SN2 का इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि अगर ये SN2 रिएक्शन देगा तो कैसे होगा। अब SN2 कब देगा, SN1 कब देगा वो समझेंगे, बट अगर SN2 देगा तो कैसे देगा, पहले उसको बात को समझते हैं। देखिए आपका रिएजेंट है बेटे ENU, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। किसी भी रिएजेंट के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट होगा कि नहीं होगा बेटे, तो एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। बट हमने यहाँ पर पहले तो ये देखो ईथर है और ये रिएजेंट है, मतलब ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, और यहाँ पर आप H+ डाल रहे हो। बोलो बेटा, देखो ना स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एसिड इनके पास H+ होगा। अब ये H+ डालने से क्या होगा बेटे, H+ डालने से क्या होगा, कोई एक बॉन्ड इसका हटेगा। देखो जैसे यहाँ से मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ये हटा यहाँ से, तो RO- आया और उस माइनस के साथ बेटे बताओ अगर ये H+ है तो यहाँ H+ लग जाएगा, तो देखो ROH हो जाएगा, राइट बेटे, और यहाँ प्लस आया तो प्लस के साथ बेटा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा तो RNU हो जाएगा। सिंपल, समझे, क्या समझे, फिर से देखो इसको ऐसे किया सपोज, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। मैं अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है, SN1 SN2 कोई सा भी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट कौन सा है बेटे बताओ, H+। ROH बना लिया, देखो RO और H, ROH बना लिया, और यहाँ पर प्लस है तो इसका न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल, तो बेटा ये NU यहाँ पर चला जाएगा, तो प्लस माइनस यानी RN होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है। मैकेनिज्म पे चलते हैं, मैकेनिज्म से आपको क्लियर होगा। देखो ये ईथर है बेटे, केमिकली इनर्ट है, ये इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपको मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ बेटा, कम से कम 1 करोड़ 10 बार बता चुका हूं कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आता है। तो भाई ये है यहां पर लोन पेयर, ये देखो ये है लोन पेयर, ये है H+, ये एक बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आएगा, तो देखिए O और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया, देखिए बन गया, और जहां पर लोन पेयर था वहां देखिए प्लस आ गया। बोलो ना बेटे, आ गया ना, आ गया ना। अब जैसे इस पर प्लस आया, जैसे ही इस पर प्लस आया, तो बेटा बताओ जब कभी भी किसी भी लीविंग ग्रुप पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो PLG से BLG बन जाता है। कैसे बन गया, क्योंकि इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अब ये निकल नहीं रहा था, अब तो एक खट्ट से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों का भूखा है ये। अब ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को खाना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो बेटा दूर जाएगा तो धीरे धीरे बॉन्ड टूटने लगेगा, और ये माइनस लेके बाहर, और यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस डेवलप हो गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। और बेटा बताओ धीरे धीरे क्यों, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करके स्टेबल करना चाहेगा ना अपने आप को, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कि अब आसानी से निकल पाएगा, और ये BLG बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटे, BLG बन जाएगा। तो बताओ एक्टिवेट कैसे होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पर ROH और यहाँ पर R, उसके बाद अब ये कर गया H+, इसने एक्टिवेट कर दिया। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटे, अब बैक साइड से, चूंकि हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो बैक साइड से, तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये बैक साइड से इस वाले R पर अटैक करेगा। तो जब इस पर अटैक करेगा तो देखो बेटा अटैक करेगा, तो जैसे जैसे NU इसके पास जाएगा ये दूर जाता जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगा और यहाँ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। अब कैसे, देखो ना ये दूर जाएगा बेटे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेता है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, तो बॉन्ड बनना शुरू, बोलो ना बेटे। और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा बेटे, तो यहाँ पर माइनस आता जाएगा, और दूर गया और माइनस आया, और H+ आया और माइनस आया, और फाइनली पता है क्या होगा, ये देखो O और H और ये R, इस पर प्लस था ना बेटे ऑलरेडी पहले से, और जब पूरा दूर चल गया बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ माइनस आया, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, और देखो ROH बन गया। ये देखिए बेटे, और जैसे ही बाहर गया, जैसे इस पर प्लस आया, इंस्टेंटेनियस आता है बेटे, कटन नहीं बनता है, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल खट से यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो देखिए RNU बन गया। ये है आपका SN2 मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप होती है। बेटे समझ में आया कि नहीं आया। अब SN2 SN1 कब होगा वो हम, चूंकि ये रिएक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इथर का SN1 SN2 समझ में आया। SN1 बहुत सिंपल है, फिर से H+ यहाँ पे गया अटैक किया, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आएगा, देखिए बॉन्ड बन गया, जहां पर लोन पेयर प्लस आया। अब बताओ बेटा क्या ये BLG बन गया क्या, जैसे ही BLG बन गया, ये बॉन्ड टूटा तो देखो यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया बेटे, टूटा तो देखो यहाँ पर माइनस आया बेटे, और यहाँ पर देखो प्लस आया, और देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर देखो ROH बन गया। ये देखिए जनाब ROH बन गया। अब ये बन गया कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन बन गया तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ, अब अगर इसके रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होंगे तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके RNU बना देगा। बोलो बेटे क्या आपको SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गए क्या, दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गए क्या बेटे। तो इस तरह से बेटे हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने यहाँ पर देखा क्या कि बेटे ये सिमेट्रिकल थे, कहीं से भी तोड़ लिया अपन ने। बट अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या करेंगे, कब होगा SN1 कब होगा SN2, अब उस बात को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। भाई अगर मान लो इधर R है इधर R' है, तो अब इधर से तोड़े, जैसे हमने इधर से तोड़ा, हम अब R' है तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉन्ड टूटेगा किधर से, बॉन्ड टूटेगा किधर से, तो उसको समझना होगा, उसके बेसिस पे आगे हम काम करेंगे। चलिए देखिए बहुत सिंपल है, मजे से समझाऊंगा, मस्त एंजॉय करो बेटा, बहुत मजे से समझाऊंगा, अब बस मजे करो। चलो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है बेटे, ठीक है। अब इसका जो ब्रेकिंग है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ R एंड R'।
है ना। जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड बना रखा है कि भाई एक तो अल्कोहल बना लिया और एक R-NU बना लिया, ये बन गया आपका। या फिर क्या बन सकता है बेटे, RNU, मतलब समझ रहे हो, अगर ये इधर से ब्रेक हुआ तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, समझिएगा, माइनस यहाँ पे आएगा वहाँ H लग जाएगा तो R-OH बन जाएगा। देखिए R-OH बन जाएगा, और यहाँ प्लस आया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा तो RNU बन जाएगा, ये बन सकता है। या फिर अगर इधर से ब्रेक हुआ तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, समझो बेटे बात को, और जहाँ प्लस आएगा वहाँ NU लग जाएगा, देखो R-NU बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ H प्लस चला जाएगा तो बेटा यहाँ पर ROH बन जाएगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अब बात ये कि सर ये तो पॉसिबिलिटी आपने बताया, अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो बताओ। तो सुनो ध्यान से, SN2 दोनों कर चुके हो ना, अब दोनों ध्यान से। अगर यहाँ पर R और R' 1 डिग्री है या 0 डिग्री भी मान सकते हो, तो हमेशा SN2 होगा। अब SN2 होगा तो SN2 को क्या पसंद है, SN2 को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, SN2 को शांति पसंद है। शांति का मतलब कुछ अदर वर्ड में मत ले जाना, शांति मतलब उसको कम भीड़ भाड़ पसंद है, उसको छोटे छोटे लोग पसंद है, वो शांति से रहना चाहता है, छोटी जगह में रहना चाहता है SN2। तो इसका मतलब अगर 1 डिग्री या 0 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जहां पर लेसर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे, जहां पर क्राउड कम होगा, जहां पर बल्किनेस कम होगा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। राइट। अब जैसे देखो समझिए, अब जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, पहले देखो यहाँ पर 2 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का, क्राउड बताओ कहां पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। क्राउड कहां पे कम है, यहां पे कम है। न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, कम भीड़ भाड़, कम क्राउड पसंद है, छोटी जगह पसंद है। तो देखो यहाँ पे क्राउड कम है, बस तो सिंपल इसको ऐसे तोड़ लो, कैसे, ऐसे भाई SN2 होगा बेटा। देखो यहाँ पर क्या होगा, SN2 कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पर, SN2। क्यों, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, SN2 होगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो ऐसे केस में देखो ऐसे तोड़ो, प्रोडक्ट बना रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। बेटा बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक किया, जहां पर लेसर नंबर ऑफ कार्बन है, जहां पर लेस क्राउड है, देखो कर गया, NU यहां लग जाएगा, H यहां लग जाएगा। देखो CH3CH2 NU, ओहो, CH3CH2 OH, ओहो क्या बात है भाई। इफ 1 अल्काइल इज 3 डिग्री, अरे भैया 3 डिग्री हायर डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री, तो फिर तो SN1, फिर तो वहां से टूटेगा। अब SN1 में हम क्या देखते हैं, क्राउड नहीं देखते, SN1 में हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। SN1 में हम किसको देखते हैं, कार्ब कैटायन की। SN2 में हम क्राउड देखते हैं, जहां पर लेस क्राउड है वहां अटैक होगा। तो अगर 0 या 1 डिग्री है दोनों साइड में, तो बेटा SN2 के चांसेस होंगे। और अगर कहीं पर भी 3 डिग्री आ गया किसी भी तरफ, इधर कुछ भी होकर एक तरफ भी अगर आ गया, तो बेटा SN1 होगा। SN1 में हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। राइट बेटे। तो बताओ ये 3 डिग्री है बेटे, तो ये मोस्ट स्टेबल है, तो इसको मतलब ये टूटेगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा। देखो बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा, तो हायर डिग्री पे जाएगा। ध्यान रखना, अगर 3 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल को हायर डिग्री में ले जाना है, अगर 0 या 1 डिग्री है बेटा तो न्यूक्लियोफाइल को लोअर डिग्री में ले जाना है या लेस क्राउड में ले जाना है। SN2 फॉलो कराना है। अगर 3 डिग्री है तो आपको कहाँ पे ले जाना है, जहाँ पर हायर डिग्री न्यूक्लियोफाइल को, मतलब बहुत स्टेबल कार्ब कैटायन के पास ले जाना। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, तो यहाँ NU लग गया, देखो लग गया, देखो ये NU, और यहाँ पर H प्लस अटैक कर गया, ये बन गया। बोलो, अरे बोलो ना भाई, बेटे बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटे। 1 इज अराइल एंड अनदर इज अल्काइल। अब एक अराइल है और एक अल्काइल है, सुनिए। देन मे बी SN1 और SN2, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, अब कहाँ पे देखो, अभी अराइल है, इसको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, देखो जरा कैसे समझिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा जनाब। अराइल मीन्स बेंजीन ले लेते हैं, इसमें अराइल मीन्स बेंजीन ले लेते हैं, O और यहाँ पे R। बेटे देखो इसके पास है लोन पेयर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉन्ड ऐसे टूट के रेजोनेंस कर लेगा कि नहीं कर लेगा। चलो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाते हैं भाई। देखिए थोड़ा स्टाइल से बनाया जाए, किससे बनाया जाए बेटा, थोड़ा स्टाइल से बनाया जाए। ई स्टाइल, अपन में ई स्टाइल क्या होता है, ई स्टाइल ये है, देखिए ई स्टाइल, ये है आपका ई स्टाइल। समझ रहे हो बेटे बात, ये ई स्टाइल है, तो ई स्टाइल से बनाया जाए। देखिए ई स्टाइल से ये बना, ये देखिए बेटा टूटा, तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आ जाएगा, और देखो यहाँ पे माइनस आ गया। अरे ये क्या हुआ, यहाँ तो बेटा डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड। इसका मतलब अगर आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, हाइब्रिड, तो बेटे क्या आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नजर आएगा क्या। और अगर आ गया डबल बॉन्ड तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, यहाँ पर पार्शियल डीबीसी आ गया। क्या आ गया बेटे, पार्शियल डीबीसी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डीबीसी आने से ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर बॉन्ड एनर्जी। तो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
ये वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता, ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, तो कौन सा टूटेगा, फिर यही टूटेगा। अब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और बेटा करा दो ना अटैक। तो बताओ H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, तो ArOH फिनॉल बन जाएगा अगर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, और R के साथ NU लग के RNU बन जाएगा। कहानी समझ में आया? तो अगर एक अराइल और एक अल्काइल है तो अराइल और O के बीच का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, हमेशा अल्काइल और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्काइल ग्रुप। बोलो बेटा कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? बोलो कहानी क्लियर है क्या बेटे? बहुत अच्छी बात हो जाती है, ये तो मस्त और जबरदस्त काम हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे, अब रिएक्शंस को देखो, एंजॉय करो। अब आपको सारी चीजें पता है बेटे। चलो मुझे बताओ, अब आपने यहाँ पे क्या किया, कॉन्क H2SO4 ले लिया। अब कॉन्क H2SO4 क्या देगा बेटा, H प्लस और HH4 माइनस देगा। चलिए ठीक है। अब इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, मतलब SN2, मतलब SN2 तो SN2 को क्या पसंद है, SN2 को क्या पसंद है, लोअर मेंबर, ये लोअर क्राउड, ये लोअर डिग्री। तो बेटा ये देखो, ये लोअर क्राउड यहाँ पर 2 कार्बन का, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके जुड़ जाएगा, H यहाँ जाके जुड़ जाएगा। और देख लो बेटे, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। ओहो क्या बात है, ये 3 डिग्री आ गया जनाब, ये 3 डिग्री आ गया। और अगर ये 3 डिग्री आ गया तो यहाँ पर SN1 फॉलो होगा। तो अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके घुसेगा बेटे, अब न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर हायर डिग्री है, जहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, समझ रहे हो, क्योंकि SN1 है, तो SN1 के लिए हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ घुसेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ घुसेगा, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है क्या, यहाँ पर जो H प्लस है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और Cl माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो बताओ बेटा Cl कहाँ लग गया, ये Cl माइनस, और ये आपका है आपका H प्लस। तो देखो Cl लग गया, तो यहाँ पर देखो Cl आ गया बेटे, और देखो यहाँ पर H अटैक कर गया, तो देखो OH आ गया। वाह क्या बात है, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री। अरे भैया SN2, तो क्राउड तो बराबर है, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी तोड़ डालो। तो इधर न्यूक्लियोफाइल दे दिए, इसको इलेक्ट्रोफाइल दे दिए। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल क्या है जरा समझ लीजिए आप। तो CH3COCl है बेटे आपके पास, CH3COCl है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जाके जुड़ा। तो इस जगह पे देखना, ये देखिए OCOCH3 लग गया है पे, ये बन गया। और इस जगह पे क्या लग जाएगा बेटे, और बाकी का आप देखो इलेक्ट्रोफाइल ना बेटे, पहले इलेक्ट्रोफाइल देखो। न्यूक्लियोफाइल तो आपका Cl माइनस है ना, क्या करते हैं जनाब आप, न्यूक्लियोफाइल तो Cl माइनस है ना, तो Cl माइनस है कि यहाँ पे जाके जुड़ेगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल ये है, देखिए यहाँ जाके जुड़ा, तो देखो Cl लग गया ना। अब आओ इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफाइल को बेटा यहाँ जोड़ो ना, तो O के साथ, O माइनस है ना, O माइनस है ना बेटे, तो ऊपर ये प्लस लगेगा, तो देखो O माइनस है, तो उस पर प्लस ये लग गया, और ये बन गया प्रोडक्ट। बोलो कहानी समझ में आई क्या बेटे, कहानी समझ में आई क्या बेटे, है ना मस्त और जबरदस्त तरीका। ओके गुड। चलिए अब इधर है, ये भाई लोअर मेंबर है, ये हायर मेंबर है, SN2। अब ये एनहाइड्राइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, एनहाइड्राइड। सारी रिएक्शंस देखो ना बेटे, सारी की सारी रिएक्शंस आप देखो ना बेटे, सभी के सभी रिएक्शंस आप देखो ना बेटे, मजे करो ना, एंजॉय करो ना बेटे। चलिए इधर से तोड़ा, तो बताओ बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ से लोअर क्राउड SN2 होगा, तो लोअर क्राउड, क्योंकि यहाँ पर भी 1 डिग्री है, यहाँ पर भी 1 डिग्री है, समझ रहे हो कहानी। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस जगह पे, लोअर मेंबर है, कम क्राउड पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो जरा देखो, तो यहाँ पे O के साथ बेटा ये क्या लग जाएगा, देखो ये प्लस माइनस है, नहीं कैसे तोड़ा, तो देखो O के साथ क्या लग जाएगा, O के साथ ध्यान रखना COR, तो देखो ये पूरा और OCOR देखो लग गया। और इसके साथ यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगे, ये OCOR लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर OCOR देखिए, ये देखिए जनाब, देखिए ये देखिए, फिर से SN2, तो ये लोअर में है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है बेटे, तो ये वाला टूटेगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल देखो, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटे, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा जाके CH3CH2I बन गया, और यहाँ पे H लग गया, तो यहाँ पर ये OH बन गया। क्योंकि एक्सेस 2 मोल HI है, तो अब इस OH के पास फिर से HI जाएगा। और सुनो बेटे, सुनो जरा ध्यान से, इस पर लोन पेयर है ना, इस पर प्लस और माइनस है ना, इस प्लस यहाँ पे अटैक करके पहले इसको क्या बना देगा, देखो देखना, BLG अल्कोहल भी तो बेटा पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो उसको भी तो एक्टिवेशन चाहिए ना। देखो ये बना दिया इसने, ये देखिए प्लस चार्ज, बोलो बेटे ये बन गया। और इसके बाद जब I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से यहाँ पे जाके, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ऐसे बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, तो CH3CH2I बन जाएगा। देखिए आपका, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको फाइनली यहाँ पर आयोडाइड ही मिला, अगर एक्सेस में लिया आपने तो अल्कोहल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। PCl5 में बेटा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा PCl5 के रिएक्शन को स्टाइल में बताते हैं आपको, स्टाइल में जरा देखिए यहाँ पे CH3 CH2, इसका ट्रिक बताते हैं, सीधे देखो डायरेक्ट कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3। PCl5 को बेटे ऐसे लिखो, PCl5 ऐसे नहीं, क्या करते हैं जनाब आप, PCl5 ऐसे लिखो, ऐसे, उसका 3 Cl, 1 2 3, ऐसे तोड़ो इसको, ऐसे तोड़ो, CH3 CH2Cl, ये देखिए
CH3CH2Cl, ये देखिए, और देखो PO 3Cl, POCl3, POCl3, समझे? CH3CH, देखो बेटे, अरे देखो ना भाई, ये देखो ऐसे, इधर देखो CH3CH2Cl, ओके, अब इधर देखो, देखो CH3CH2Cl, ओके, अब इधर देखो POCl3, तो देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये देखिए POCl3, ये बन गया, ये लीजिए, ये आपका PCl5 हीट के साथ हो गया, HI के साथ कराया भाई, तो भाई अब हाँ देखो, ये अराइल है बेटे, यहाँ DBC आ जाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो ये वाला टूटेगा, तो इसको तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब बेटा बताओ, तो ये मजबूरी है, इसको यही तोड़ना ही पड़ेगा हमको, प्लस है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, CH3I बन जाएगा, और यहाँ पे H+ जाएगा, और फिनॉल बन जाएगा। ये देखिए जनाब, बोलो कहानी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई बेटे? तो ये कहाँ पर SN1 होगा बेटे, कहाँ पर SN2 होगा, डिफरेंट रिएजन के साथ मैंने आपको इथर का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखाया। मुझे लगता है कि एकदम प्रो लेवल की क्लियरिटी आई कि नहीं आई बेटे? प्रो लेवल की सारी जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने आपके सामने करके दिखाई बेटे। बोलो प्रो लेवल की क्लियरिटी आई कि नहीं आई बेटे? क्लियर है ना कहानी? बहुत बढ़िया, मस्त और जबरदस्त काम हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। हालांकि HI की बात मैंने अभी की ही, अब चलो और भी बात अच्छे से कर लेते हैं HI के बारे में, और भी अच्छे से बात कर लेते हैं, और भी डिटेल मैकेनिज्म वगैरह कुछ और भी देख लेते हैं, सो दैट कि एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए और बस मजा ही मजा आ जाए बेटे। मजा ही मजा, मौजा ही मौजा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा करेंगे एकदम। ओके चलिए, बहुत बढ़िया चीज है बेटे। चलिए अब देखते हैं बेटे। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटे, ये आप जो देख रहे हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, समझिए। हालांकि चीज मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप देखें एक बार, और कैसे क्या होगा यहाँ पर उस बात को समझेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से बेटे। तो यहाँ पर अब क्या करने वाले अपन, देखो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। CO बॉन्ड का मतलब समझ रहे बेटे, जैसे ईथर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ROR या R'। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन के अल्काइल ग्रुप ही तो होते हैं बेटे, जैसे आप यहाँ पर भी, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। अभी तक CO बॉन्ड ही तो तोड़ रहे थे, या तो इधर से या फिर इधर से, तो वही क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड है, ठीक है। ओके अब पढ़िए, देखिए ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। लीस्ट रिएक्टिव पता ही आपको, क्योंकि ये आपका PLG होता है। द क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस अंडर डास्टिक कंडीशन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। HX मतलब प्रोटॉन एसिड आप ले रहे थे ना, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा था, या सम अदर एक्टिवेटिंग एजेंट ले रहे थे, लाइक PCl5 लिया था आपने, ZnCl2 लिया था, कॉन्क HX, कॉन्क H2SO4, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड। देखिए कैसे समझते हैं इस मैकेनिज्म को। जैसे कि मान लीजिए आपका ईथर है ROR, तो आपको पता है बेटा कि पुअर लिविंग ग्रुप है इसके पास, लोन, ये PLG है आपका। तो ये PLG को पहले आप किस में कन्वर्ट करना चाहोगे? BLG में। तो आप क्या करोगे, देखो HX डाला आपने ना, HX, तो इसका प्लस और इसका माइनस, तो H+ यहाँ पर पहले क्या करेगा, इस PLG में यहाँ पर अटैक करके इसको BLG में कन्वर्ट करेगा, तो ROR, और यहाँ पर देखो आपका क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, आ गया प्लस। अब अगर सिमेट्रिकल है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे ब्रेक करना है, SN2 कब होना है, SN1 कब होना है, वो सारा बता ही चुका हूँ। सपोज हमने इसको इधर से, अभी बताओ बेटा BLG बन गया क्या? जैसे ही BLG बन गया, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल मतलब X माइनस यहाँ पर इस पर अटैक करेगा, तो क्या बना देगा जरा देखिए आप, क्या बेटे RX बना देगा, और प्लस बेटा देखो R, और प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज हो गया, बॉन्ड टूट गया तो ROH बन गया। ये देखिए RX और ROH बनता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ। अब अगर आपने एक्सेस लिया है HX का, तो फिर से मैंने आपको बताया था कि ROH पर फिर से HX रिएक्ट करेगा। देखो फिर से ROH HX साथ RX बना दिया, देखो क्या होगा, फिर से बेटा HX अटैक करेगा, तो HX में आपका H+, फिर से चूंकि अल्कोहल भी आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो उसको BLG में पहले कन्वर्ट करेगा, तो उसको आप क्या करेगा बेटा, तो ROH2+ में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, और X माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, और फाइनली बेटे क्या बना देगा आपका RX+ पानी। तो अगर आप ओवरऑल इस रिएक्शन को देखें तो बेसिकली क्या हुआ, ROR आपने लिया बेटे, 2HX के मॉलिक्यूल ले लिया आपने, 2HX के, तो बेटा बताओ क्या बनाया इसने, 2 RX बना दिया, 2 RX बना दिया, और एक बेटे पानी निकल गया आपका। ये देखिए ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। जब आपने एक्सेस लिया, देखो वही 2 RX बना दिया, और एक देखो अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल तो RX में भी कन्वर्ट हो गया था, ये वाला अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो, देखो RX में कन्वर्ट हो गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो आप यहाँ से ROH कैंसिल आउट, तो ROR प्लस 2HX गिव्स 2 RX प्लस H2 हो गया। अब अगर आप इसकी बात करो, देखो अल्काइल अराइल ईथर्स, अब इसमें बेटा यहाँ पर तो DBC है तो टूटेगा नहीं, तो ये टूटेगा यहाँ पर, तो ये माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, और HX है तो बड़ा बताओ यहाँ पे H+ और ये माइनस, यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा, और ये X माइनस यहाँ पे RX बना देगा। क्लियर? चलिए देखिए वही सेम चीज है बेटा, NaCl है, देखो HI के साथ रिएक्शन करा लो, तो बेटा क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर DBC आ गया, तब ये प्लस और ये माइनस, तो H+, अब देखो ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H+ यहाँ अटैक करके फिनॉल बना देगा, और I यहाँ जाएगा तो CH3I बना देगा। क्लियर कहानी? सो द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर, ये वाला बॉन्ड वीकर है
है ना, देन दैट बॉन्ड ऑफ O6H5, ये वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 6H5 है ना बेटे, बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है यहाँ पर, एंड देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बताया आपको, देयरफॉर अटैक ऑफ I- आयन ब्रेक्स OCH3, इस बॉन्ड को तोड़ेगा एंड टू फॉर्म CH3I। कहानी क्लियर है बेटे, अच्छे से समझ में आ रहा है सारी चीजें, कमेंट जरूर करना बेटे। ओके चलिए, सो इथर्स विथ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर ऑल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर। इसी तरह से अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट है बेटे, तो उसके लिए फिर आपको अभी बताया था मैंने कि कैसे कहाँ पे तोड़ना है, किधर अगर SN2 को देख लेना है कि 1 डिग्री है तो लोअर क्राउड की तरफ से तोड़ देना, और अगर हायर डिग्री है 3 डिग्री है तो हायर क्राउड की तरफ तोड़ देना, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कर्व कैटायन देखते हैं और उसके बेसिस पे आप RX और RS OH बना लोगे। अब अगर HX की बात करें तो यहाँ पर HI, HBr और HCl में बेटा, HI आपको पता है ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, HBr की थोड़ी कम होती है और HCl की थोड़ी और कम होती है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम होता है, तो आसानी से क्लीव कर जाएगा I, है ना, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा आपका। क्लियर है, चलिए तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज: HI, HBr, HCl। द क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस विद कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। क्लियर कहानी बेटे, बहुत बढ़िया बात होगी। देखिए ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शन बेटा हम लोग अभी कर चुके कि नहीं कर चुके हैं? देखो ईथर का HX के साथ ये ऑलरेडी डन है, ये ऑलरेडी डन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेस में डाला था तो देखो दोनों आयोडाइड में कन्वर्ट हो गए थे, मैकेनिज्म आपको बता ही चुका। अब जैसे इसकी बात करें बेटे, अच्छा इसमें तो आप कहीं से भी तोड़ लो और एक्सेस में है तो बेटा अभी ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको हो जाएगा। अब देखो इधर बेटा 3 डिग्री है, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, और इधर आपका 0 डिग्री है, तो बताओ कहाँ से अब HI डाल लो तो बेटा SN1 फॉलो होगा कि नहीं फॉलो होगा? यहाँ पर क्या फॉलो होगा? SN1 फॉलो होगा। तो इसको आप यहाँ से तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और बताओ बेटा H प्लस और ये माइनस, सिंपल H प्लस यहाँ अटैक करेगा और निगेटिव आप पॉजिटिव के पास चला जाएगा यहाँ, और देखो ये कंपाउंड बन गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथाइल अल्कोहल। चलिए अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं और देखिए बेटे मस्त और जबरदस्त तरीके से इंजॉय करें आप, इंजॉय। चलिए देखिए आपका CH3O, CH2, CH3 और HI। बेटा बताओ सबसे पहले बताओ मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN1 या SN2? देखो ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री है मिथाइल, तो इसका मतलब यहाँ पे SN2 फॉलो होगा। तो सबसे पहले तो पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, तो देखो H प्लस और ये माइनस, H प्लस अटैक किया, देखो यहाँ पर एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना दिया, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ गया, अरे बोलो ना बेटे। अब ये PLG आपका BLG में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताओ ये न्यूक्लियोफाइल किधर की तरफ अटैक करेगा? SN2 है बेटे, ये CH3 और CH3 है, ये बड़ा है ये छोटा है। न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है? न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है? कम क्राउड, लोअर मेंबर कार्बन, जिसके पास क्राउड कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, वहां पर अटैक करेगा। इसका मतलब I माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखो I माइनस देखो इस पर अटैक किया, इधर नहीं किया, यहाँ पर देखो 2 कार्बन का, तो जब इधर अटैक करेगा तो बेटा बताओ इसके बीच का बॉन्ड बनता जाएगा और ये बॉन्ड टूटता जाएगा। देखो ये बनता जा रहा है, ये बॉन्ड टूटता जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आ गया कि नहीं आ गया बेटे? अरे वाह क्या बात है। और फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर BB और BM जो हो रहा है, यहाँ देखो BM हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है बेटे, और फाइनली ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये CH3I बन जाएगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा बेटे, ये माइनस देखो यहाँ पर दिख रहा है, और ये न्यूट्रलाइज होकर CH3CH2OH बना देगा। ये देखिए समझ लो क्या हुआ कि भाई जब ये बॉन्ड यहाँ पे बेटा टूट रहा है, देखो जरा सा टूट रहा है तो दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर है माइनस। ठीक है समझ रहे हो बेटे, तो प्लस माइनस इंटरेक्ट करके CH3, अब जैसे दूर जाएगा तो यहाँ एक्चुअल प्लस आएगा, यहाँ एक्चुअल माइनस बाउंड बना दिया, जैसे दूर गया तो यहाँ पर एक्चुअल माइनस आ गया और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। देखो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, CH3CH2OH बन गया। ये देखिए अब अगर आप इसमें एक्सेस HI डालते तो क्या होता? फिर से अगर यहाँ पर HI डाल देते और तो फिर से आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता। जरा देखिए उसको भी समझिए बेटे। तो अगर आपने एक्सेस HI डाला तो फिर से बेटा PLG है, पहले तो इसको BLG में कन्वर्ट करेगा, तो देखिए प्लस और ये माइनस, इस पर जाएगा, एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आएगा। अब बताओ बेटे, अब बताओ ये तो BLG बन गया, अब BLG बन गया, अब ये तो सिर्फ एक ही कार्बन का कंपाउंड रह गया, तब ये I माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक्साइड से अटैक करेगा, फिर से वही बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाएं तो कुछ ऐसा होगा, क्या देखो बेटे, CH2 CH3 देखिएगा जनाब, इसका ट्रांजिशन स्टेट I माइनस CH3 CH2OH2 प्लस। ठीक है, ओके बेटे, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं जनाब आप, ट्रांजिशन देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये अब ये देखो बेटा लिविंग ऊपर है, BLG है, तो अब ये प्लस चार्ज भी इस पर ऑक्सीजन पे आ चुका है क्या बेटे, एक्टिवेट हो चुका है ये। अब ये क्या करेगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींचने लगेगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा। देखिए यहाँ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, BM, यहाँ बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, BB।
अच्छा एक चीज और बेटे, कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियोफाइल के वो कहाँ जा रहे होंगे पता है? इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे होंगे। बात समझ रहे हो? क्योंकि बॉन्डिंग में तो भरे हुए 4 के 4 पूरे के पूरे। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। SN2 मैकेनिज्म, ये भी कौन सा मैकेनिज्म बेटे? SN2 मैकेनिज्म बैक साइड से हो रहा है। अब देखो बेटा, जैसे दूर होगा प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर पानी बना देगा, बना दिया पानी। और प्लस बेटे ये एक्चुअल प्लस तुरंत आएगा, तुरंत I माइनस जुड़ जाएगा, कार्बोकेटायन बनने का चांस नहीं मिलेगा इसको। तो ICH2CH3 देख लीजिए जनाब, ये रहा आपका सामने मैकेनिज्म। क्लियर? तो एक्टिवेट कैसे हो रहा है बेटे, समझ में आ रही है बात? चलो और आगे देखो, और आगे देखो। अब ये वाला है, अब भाई सीधे बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, और उसके बाद मैकेनिज्म भी देखो। देखो क्या, समझो समझो समझो। ये SN1 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री मिल गया, तो सीधे तोड़ो इसको, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और देखो ये प्लस और माइनस। कार्बोकेटायन को आपको स्टेबल बनाना है, जब कोई भी 3 डिग्री मिल जाए तो बताओ बेटा यहाँ पे I लगा दो, I चिपका दो, यहाँ पे H चिपका दो, तो CH3OH, और देखो ये बन गया। इट इज बिकॉज इन स्टेप 2 of reaction the departure of leaving group CH3OH creates a more stable carbocation। देखो बताया नहीं, more stable carbocation, and the reaction follow SN1 mechanism। चलो मैकेनिज्म देखिए भाई। तो सबसे पहले तो H+ यहाँ पर आके अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, तो यहाँ पर लोन पेयर था ना बेटे, देखो ये, तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। स्लो स्टेप होगा ये। उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है ना? ओके, तो बताओ ये टूटा बेटा, तो देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, CH3OH बन गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, अगर ये रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज करेगा, अदरवाइज डायरेक्ट अटैक होगा। अब ये फास्ट होगा क्योंकि आयोनिक रिएक्शन है, देखो प्लस माइनस, ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ बॉन्ड टूट रहा है इसलिए स्लो है, तो यहाँ पे यही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, RDS, और यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और देखो बन गया आपका। अरे बोलो ना बेटे, अरे जरा आप कुछ तो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम किसकी, मिथाइल फिनाइल ऑक्सीनियम, मतलब अगर हम आप बात करें किसकी, इसकी बात करते हैं, एनिसॉल की बात करते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, एनिसॉल की। ये देखिए, अब इसमें अगर आप डालते सब कुछ HI, ठीक, क्या करता बेटे, इसको पहले यहाँ पे जाके लोन पेयर पे अटैक करता है ये देखिए, क्या ये बनाता क्या बेटे, क्या ये बनाता क्या बेटे, ये, अरे जे बनाता क्या, जे, और यहाँ पर देखो CH3, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे प्लस चार्ज। अब यहाँ तो है DBC, यहाँ तो है DBC, अभी ऑक्सीनियम बन गया। देखो मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, देखो ये वाला बना कि नहीं, देखो चेक करो, ये वाला है ना, इसको C6H5 बोल सकते हो, तो C6H5OH प्लस CH3, C6H5OH प्लस CH3, ये प्रोटोनेशन से बना ये। अब जैसे ये बना तो बेटा बताओ, ये वाला बॉन्ड तो टूट नहीं सकता बिकॉज DBC, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा अब यहाँ से, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटे, ये वाला टूटेगा। तो जैसे ये टूटेगा इधर, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और I माइनस अब अटैक करेगा कहाँ पर, इस पर, और यहाँ पर एक फिनॉल, देखो OH प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, तो देखो इसने बना दिया फिनॉल। अरे भाई देखें ना आप मैकेनिज्म, कहीं पर कोई कष्ट है तो आप बताएं हमें। इसे CH3I, ये लीजिए, अभी कहानी पढ़ लीजिए, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इन केस ऑफ एनिसॉल मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड, ये देखिए बना बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन मिला इसको। द बॉन्ड बिटवीन OCH3 ये बॉन्ड इज वीकर देन बॉन्ड बिटवीन O6, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड वीक है, पता ही, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, मजबूत हो गया, तो ये वीक है। बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर है, देखिए। देयरफॉर द अटैक ऑफ I माइनस आयन ब्रेक्स OCH3, इसको देखो तोड़ा, बॉन्ड टू फॉर्म CH3I, ये देखिए CH3I। फिनॉल्स डो नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हाइलाइट बिकॉज, अब फिनॉल, अब जैसे है, अब बोलो सर एक्सेस HI डाल दो तो क्या होगा, अब बोलो सर एक्सेस HI डाल दो तो क्या होगा, अरे डालो इसमें, क्या फिनॉल फर्दर, तो ये कहना चाह रहा है कि फिनॉल, वैसे हम लोग क्या करते थे, अल्कोहल है अगर बना तो HI अगर एक्सेस में डाल दो तो फिर से आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता था, बट ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जरा देखो, ये प्लस और ये माइनस। बेटा बताओ, यहाँ पे अगर आप H+ का अटैक भी करा दो तो ये बना देगा, ये बना देगा, OH2+, तो बना देगा, चलो ठीक है यहाँ तक। बट बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये टूटेगा ही नहीं, और जब ये टूटेगा ही नहीं तो I माइनस इस पर अटैक कर ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये आयोडाइड है ना, फिनाइल आयोडाइड नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो कहानी, ये कहना चाह रहे हैं। फिनॉल कैनॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीडेड टू फॉर कन्वर्जन टू हैलाइड। क्लियर लो, अगर नॉर्मल अल्कोहल होता है, यहाँ पे ROH होता तो बना देता RI, जैसे आप पीछे देख भी चुके हो, बट यहाँ पर नहीं बना पाएगा। ये कहानी एकदम क्लियर है बेटे, बहुत बढ़िया बात, अब तो बहुत मस्त तरीके से समझ रहे हैं भाई। अब चलिए क्वेश्चंस देखिए। गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI। अब भाई देखो सीधे बोल दो, HI है, ये देखो इधर बेटे HI है,
एच आई है भाई, एच आई के साथ आपको रिएक्शन कराना है बेटे, इसका रिएक्शन कराना है एच आई के साथ, इसका रिएक्शन कराना है एच आई के साथ। चलो देखो, चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो कौन सा, देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो अब बताओ, अगर 1 डिग्री तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा भाई, ये बताएं। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, SN2। और अगर SN2 फॉलो होगा तो इसका मतलब ब्रेकिंग इधर से होगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, मैकेनिज्म आपको पता है, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। अब बताओ बेटा, एच आई है यहां पर, सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूं, H प्लस और I माइनस। बताओ, आई यहां घुस जाएगा, H यहां घुस जाएगा, तो देखो यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा। देखिए ये आंसर आपके सामने है, प्लस CH3 CH2I, ये लीजिए। इसमें देखो ये 3 डिग्री, ओहो ये 3 डिग्री यहाँ पर है, देखो ये जहाँ पर वो लगा हुआ है, तो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री स्टेबल कप कटन बनेगा, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और बेटा बताओ कि इसमें HI डाल देंगे तो क्या होगा, H प्लस कहाँ पे अटैक कर जाएगा, H प्लस आपका यहाँ चिपकेगा और I आपका इस कार्बन पे चिपकेगा, तो यहाँ पे I लग गया, देखो I लग गया, देखो ये देखिए यहाँ पर OH होगा, ये देखिए जनाब, वाह भाई वाह। इसमें क्या बेटा DBC है यहाँ, तो ये तो टूट नहीं सकता, और ये वाला टूटेगा, और टूटने से पता है क्या यहाँ पर स्टेबल कप कटाइन बनेगा, ये देखिए, इसका मतलब ये आपका SN1 देगा, क्योंकि 1 डिग्री होने के बाद अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN1 दे देता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, प्लस, अब HI डालो, तो HI में से I माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो फिनॉल और CH2I हो जाएगा। देखो ये आपके सामने कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है, अरे बोले बेटे। चलिए अब देखो वही सारी कहानी बेटे, यहाँ पर वही चीज़ बता रखा हूँ कि नहीं बता रखा हूँ, ये सारी कहानी अभी बता चुका हूँ आपको कि नहीं बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगर एक्सेस है तो अल्कोहल पूरा का पूरा आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट फिनॉल अगर होता तो नहीं जाता, रीजन बता चुका हूँ। अब ये 3 डिग्री है तो यहाँ से टूटेगा, है ना, यहाँ से टूटेगा, HI में प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर I लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, आपके सामने बेटे। यहाँ पर ये DBC है तो यहाँ से नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, आपका ये बन जाएगा। क्लियर है आपकी कहानी, ये पूरी इस तरह से बेटे चलती है कहानी। चल गई कहानी, कहानी चल गई क्या बेटे, कहानी चल गई क्या। चलिए अब आगे देखें, अब कुछ और कंडीशंस देखें। SN1 और SN2 टाइप फॉर हॉट HI एंड कॉन्स्टेंट HI एंड एक्सेस HI। यहाँ पर जो I माइनस होता है बेटा, एक्स एज ए वीक बेस या मॉडरेट बेस की तरह काम करता है। लिस्ट बताई थी ना, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, E1 कब होगा, E2 कब होगा, है ना। इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एनी साइड देन SN1, अभी बताया था। अगर आप क्या ले रहे हो, हॉट और कॉन्सेंट्रेट HI, एक्सेस HI ले रहे हो। इफ बोथ 1 डिग्री देन SN2, इफ बोथ 0 डिग्री देन SN2, है ना। तो आपने ईथर लिया, हॉट कॉन्सेंट्रेट HI ले लिया आपने, और अगर वन ऑफ देम 2 डिग्री 3 डिग्री है तो SN1 हो जाएगा, या फिर 1 डिग्री या 0 डिग्री तो SN2 होगा। HI में जो है मोर वीक बेस बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ I माइनस। समझ में आई कहानी बेटे, तो ये बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कैसे कैसे क्या क्या होना है बेटे, जस्ट एक बार रीड कर लें आप इसको और ज़रा देखिए। स्पेशल क्या है कि अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, मान लो R1 1 डिग्री, R2 2 डिग्री है, देन में भी SN1 और SN2 कंडीशन, ये कंडीशन डिपेंडेंट होगा। कंडीशन यानी कि आप कोल्ड HI, एनहाइड्रस HI या HI ले रहे हो केवल, या हॉट HI या कॉन्क HI या एक्सेस HI ले रहे हो, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपने कोल्ड HI या एनहाइड्रस HI या फिर ओनली HI ले लिया तो SN1 होगा, अगर 2 डिग्री है तो 1 डिग्री 2, तो इसको ऐसे तोड़ दिया, देखो 2 डिग्री है मोर स्टेबल। समझ रहे हो बेटे, ध्यान रखो, अगर कोल्ड HI, एनहाइड्रस HI या ओनली HI है तो SN1 होगा, अगर एक तरफ 1 डिग्री और एक तरफ 2 डिग्री है तो हायर डिग्री मोर स्टेबल का आपका टाइम बनाना है। थोड़ा इसको माइनस, यहाँ प्लस आया तो बताओ, तो प्लस के पास माइनस आ जाएगा, I माइनस, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पर I आ जाएगा। बोलो बेटे कहानी क्लियर है यहाँ तक, समझ लो भाई। इफ हॉट HI और कॉन्सेंट्रेटेड और एक्सेस HI देन बोथ साइड I एंड I एक्ट एज ए मॉडरेट बेस, दोनों साथ I आ जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, वी गेट बोथ साइड I। तो हॉट का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो इसलिए दोनों तरफ I लग जाएगा। क्लियर कहानी। चलिए अब बेटा ये सारी कहानी आप कर चुके हो कि नहीं कर चुके, देख लो एक बार फटाफट देख लो। अगर दोनों तरफ 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री इधर भी 1 डिग्री, क्या SN2 था तो लोअर क्राउड इधर से टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखते जाओ फटाफट। प्लस है तो इसके पास माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो क्या CH3I बना देगा, और यहाँ पर C2H5 OH बन जाएगा। देखिए यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, बताओ बेटा कहाँ से टूटेगा, है ना। ये तो पहले तो आप इसको प्रोटोनेट करा के आप इसका बेटर लिविंग ग्रुप बना लो, बट ये आयोडाइड कहाँ से जाएगा, यहाँ से, क्योंकि SN2 है। समझा चुका हूँ बेटे आपको अच्छे से, अब पूरा पक्का हो जाओ, एकदम परिपक्व हो जाओ बेटा इसमें। तो I इधर अटैक कर जाएगा लोअर ग्राउंड में, तो CH3 है और इधर आपका ये बन जाएगा। चलिए आगे देखें आप। अब अगर यहाँ पर 3 डिग्री या 1 डिग्री है, एक तरफ 3 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री, तो बेटा फिर काप कटाइन बनेगा, SN1 फॉलो होगा, काप कटाइन बनेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, अब प्लस की जगह I लग जाएगा इधर और H प्लस चला जाएगा इधर, देखो तो यहाँ I लग गया, यहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री है तो SN1, दोनों 3 डिग्री है तो SN1, इफ वन ऑफ देम इज 3 डिग्री देन SN1। क्लियर भाई, ये तो सब आपको पता है। अब जरा इस पे देखो, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है बेटे। अब आपको देखना कि ये भी 3 डिग्री है बेटे, ये भी 3 डिग्री है, बट अगर आप इसको ऐसे तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बेटा देखो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जा रहा है। यहाँ पे 3 डिग्री है बट रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे 3 डिग्री और रेजोनेंस आ गया फिर बेंजीन रिंग के साथ, तो ऐसे टूटेगा। तो बताओ बेटा अगर HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो I माइनस जाएगा इसके पास, H प्लस जाएगा इसके पास, तो देखो ये I है।
हियर मोस्ट स्टेबल कप करेंट। पीएच और OCH3 में बेटे बताओ, यहाँ पर DBC आ गया तो ये टूटेगा नहीं, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो बताओ बेटा क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पर इसके पास H+ आ जाएगा, यहाँ पर I माइनस, जस्ट अपोजिट चार्ज देने हैं, देख लीजिए बन गया। और ये वाला तो यहाँ भी DBC, यहाँ भी DBC है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, समझ रहे हो, तो ये HI के साथ रिएक्शन देगा ही नहीं बेटा। सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। और क्या बताओ बेटे, और क्या बताओ बेटे, आप बच्चे की जान लोगे क्या? सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि नहीं बता दी? सारी पॉसिबिलिटी, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी इज क्लियर। अब आप बताओ बच्चे की जान लोगे क्या? समझ लो कहानी, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आप इसका HI का रिएक्शन कराओगे तो यहां भी DBC, यहां भी DBC, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्लियर कहानी बेटे? तो ये लीजिए भाई, ये आपका मस्त और जबरदस्त काम हो जाता है यहां तक, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे एसेंट रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड और ऑक्सीजन। इपॉक्साइड या ऑक्सीजन बेटा क्या होते हैं? साइक्लिक ईथर होते हैं। साइक्लिक ईथर्स को ही हम लोग इपॉक्साइड या फिर ऑक्सीडेंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया चीज है बेटा। इसमें एक बार हम एसिड कैटेलाइज कराएंगे, एक बार बेस कैटेलाइज कराएंगे, और देखिए दोनों में फर्क क्या होगा। अब इसमें भी कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, ये भी आपको बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे बताएंगे। यहां तक मजा आई कि नहीं आई? तो अगर यहां तक आप बने हुए और मजा आई है बेटे, तो एक बार कमेंट ठोक के बता दो भाई कि सर मजा आ गया, मौजा ही मौजा है। बोलो बेटे, समझ में आ रही कहानी? तो ये सारी चीजें बेटे ऐसे करके आप इंजॉय करो लेक्चर को। लेक्चर को क्या करो? इंजॉय। लेक्चर को आप क्या करो? इंजॉय करो बेटे, है ना। और चलो फिर आगे बात करेंगे अभी हम लोग एसिड रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड एंड ऑक्सीडेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा इसका क्या प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा इसमें होगा क्या, मैकेनिज्म में ध्यान दीजिएगा और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगी आपको। देखिए रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय बोथ एसिड एज वेल एज बेस। रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय बोथ एसिड एज वेल एज बेस। पहले हम बात करेंगे एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म की। तो इसका एक तरीका बता रहा हूं मैं। मैकेनिज्म यहां पे भी SN2 ही फॉलो होगी, ध्यान रखना, मैकेनिज्म यहां पर भी SN2 ही फॉलो होगी, बहुत SN2 ही होगा, लेकिन यहां पर H+ की वजह से, H+ जो आपका है क्या, एसिड कैटेलाइज्ड, मतलब आप यहां पर H+ लेके चलोगे। तो यहां पर हम ब्रेकिंग उस साइड से करेंगे, जब एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म यूज करेंगे तो ब्रेकिंग हम बेटा उस साइड से करेंगे जहां पर स्टेबल कार्ब कटायन होगा, जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्ब कटायन, जैसे यहां पर जहां पर मोर डिग्री होगी। ध्यान रखिए बेटा, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि लोअर साइड, लोअर डिग्री, लेकिन नहीं, एसिड कैटेलाइज्ड में हम कहां पे करेंगे, ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, जहां पर मोर स्टेबल कार्ब, जैसे यहां पर और यहां पर, यहां देखो 3 डिग्री, यहां पर 2, यहां पर 1 डिग्री, तो यहां से हम अटैक, यहां पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग। तो होगा क्या, H+ तो पहले अटैक करेगा बेटा इस पर, तो यहां पर देखो इसको कैटेलाइज, एसिड कैटेलाइज हो गया, देखो यहाँ पर H+ अटैक कर गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा बन गया। अब बात ये आती है कि सर इधर से तोड़े, इधर से तोड़े। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। SN2 क्यों हो जा रहा है बेटे, पता है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि सामने से अटैक नहीं कर सकता है, फ्रंट पोजिशन इज ब्लॉक्ड। तो अब क्या होगा, और कहां पर अटैक करेगा, जहां पर मोर स्टेबल कार्ब कटायन बन सकता है, तो इसलिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ध्यान रखिए, मोर क्राउड यहां से ब्रेक होगा, जब ये यहां से ब्रेक होगा तो यहां पर आएगा माइनस, और बेटे यहां पर आएगा प्लस, और तुरंत यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और देखिए बॉन्ड ब्रेकर, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखो यहाँ पर, तो OH बचा, देखो OH आ गया, और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर एंटी एडिशन हो जाता है बेटे। सो OH एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर एंटी टू ईच अदर। जनरली यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इज फेवर्ड, ठीक है। जैसे इसकी बात करो बेटे, देखो यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री, तो ये क्या होगा, HOH कराना है, H+ HOH कराना है बेटा, तो क्या होगा, ये यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन बनेगा, तो OH आपका, OH माइनस आपका बैक साइड से, H+ HOH है, तो OH माइनस आपका यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा, इधर से, या फिर पानी अटैक करेगा, और यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड से टूटेगा बेटे, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस माइनस यहाँ पे देखो OH लग जाएगा, और यहाँ पर ये OH हो जाएगा एंटी पोजिशन पे। ये आपका एसिड कैटेलाइज्ड है। चलो बेस कैटेलाइज देखते हैं, समझिए बेटा, बहुत तगड़ी चीजें हैं ये। बेस कैटेलाइज में क्या है, यहाँ भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, फेवर्ड बाय चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि एसिड कैटेलाइज में जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यहाँ पर हम चार्ज SN2 होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस स्टेरिक क्राउड, जहाँ पर लेस हिंड्रेंस होगा वहाँ पे अटैक करेगा। अब जैसे देखो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटे, CH3 होगा ना, CH3OH लिया। अब ये किधर क्राउड, बेटा क्राउड इधर कम है, देखो इधर ज्यादा है, तो इधर से अटैक करेगा। करता हूँ मैं, कराता जा रहा हूँ, देखो तो ऐसे अटैक करेगा। SN2 ही करा ना, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक, यहाँ पे चला गया, बोलो बेटे, और यहाँ पर देखो ऐसे टूटा, तो यहाँ से इसका H+ अटैक कर जाएगा, यहाँ पर इसका H+ अटैक कर जाएगा, देखो तो ये OH हो जाएगा, यहाँ पे देखो OH हो गया, ये देखिए आप, और इधर OCH3 हो गया। ये लीजिए जनाब, देखिए बेटे, अब देखो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, बेस कैटेलाइज्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जहाँ पे टूटेगा, जहाँ से लेस क्राउड होगा, तो यहाँ से टूटेगा बेटे, देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। अब माइनस यहाँ पे आया तो बेटा बताओ, वहाँ पे पानी भी होगा, पानी तो होता ही होता है बेटे, H+ OH माइनस, तो यहाँ पे H अटैक करके OH कर देगा। और देखो यहाँ पर प्लस पे ये पूरा पार्ट जुड़ेगा, कैसे, यहाँ पर CH2 देखो, ये CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, देखो ये जुड़ गया।
यहां पर भी देखो बेटा, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, लेस क्राउड से टूटेगा, बेस कैटेलाइज्ड है क्योंकि ये बेस ऑलरेडी होता ही होता है ये। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, और माइनस पे क्या हो जाएगा, देखो H प्लस अटैक करके देखो OH हो गया, और यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा NHCH3, ये लीजिए। तो इस तरह से बेटा ऑक्सीडेंस का रिएक्शन एसिड कैटेलाइज में कैसे होगा, बेस कैटेलाइज में कैसे होगा, ये आपने समझ लिया। बेस कैटेलाइज है लेस क्राउड से तोड़ दो, एसिड कैटेलाइज है मोर क्राउड से तोड़ दो। क्या समझे? फाइनली मैं बोल रहा हूँ, एसिड कैटेलाइज है मोर क्राउड से तोड़ दो, बेस कैटेलाइज है लेस क्राउड से तोड़ दो, बस खत्म कहानी। एसएन रिएक्शन ऑफ PCl5 एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, बेटा ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो कैसे, अगर हम इसमें क्या करते हैं, PCl5 का रिएक्शन करें, तो मैंने देखो PCl5 लिख दिया, ये PCl5 है, मैंने इसका तरीका बता, देखो इसको अलग कर लिया R1Cl, इसको अलग कर दिया R2Cl, और देखो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा ध्यान दो POCl3, ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया बेटे। और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटे, तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा बेटे बताओ। हाइड्रोलाइसिस अगर कराना है तो देखो मैं यहाँ पर दोनों अल्कोहल पार्ट बन जाएंगे, कैसे कैसे भी तोड़ लो अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे। देखो जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है, देखिए R1OR2, ठीक है, सपोज आपने इधर से तोड़ते, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, अब आप यहाँ पर HOH H प्लस कराओ, ठीक है, तो H प्लस बेटा यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और HOH से जाके OH यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पर देखो H प्लस अटैक किया तो R2OH हो गया, और यहाँ पर R1OH हो जाएगा, तो देखो R1 आया, यानी दोनों अल्कोहल में करो। तो अगर हम ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें दोनों पार्ट में अल्कोहल मिलेगा। क्लियर कहानी? तो ये चीज़ हो गई आपकी, हाइड्रोलाइसिस है, PCl5 के साथ रिएक्शन हो गई। अब आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। किसकी बात करें बेटे? डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। ईथर का डिहाइड्रेशन कैसे होगा? तो देखिए अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटे क्या होते हैं? अगर हम डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ पानी, रिमूवल ऑफ पानी। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ पानी। तो रिमूवल ऑफ पानी मींस डिहाइड्रेशन। सो कॉन्क H2SO4 हीट, एनाइडस Al2O3 हीट, है ना, समझ लो केस 1। व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स हैव बीटा हाइड्रोजन, अगर दोनों के पास, जैसे देखो यहाँ पर ईथर है बेटे, अब इधर साइड देखो, इधर साइड देखो, ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, दोनों के पास बीटा है, दोनों के पास बीटा है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, दोनों में आप बीटा एलिमिनेशन करा दो। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बाहर गया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, समझिएगा प्लस, और यहाँ से H प्लस बाहर निकालो, H प्लस बीटा एलिमिनेशन कराया। तो अब ऐसे समझो, यहाँ से इसको निकाला और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखिए आ गया। इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ से इसको निकाला और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन निकलता है? जो लिस्ट नंबर सज्जफ रूल, यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से ये वाला हटाओ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए ये आ गया, और प्लस पानी निकल गया बाहर। समझो बात, ऐसे समझो, इसको तोड़ा ऐसे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया बेटे। जैसे ही प्लस आएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक लगा हुआ है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो H प्लस बाहर जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, देखिए ये आ गया। इधर से तोड़ोगे तो क्या है, तो माइनस, यहाँ प्लस आया, अब प्लस है तो यहाँ पे H लगा हुआ है, देखो तो H प्लस के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो H प्लस बाहर, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, देखिए समझ में आया बेटे बात। या फिर सिंपल तरीका क्या था कि देखो इसका बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दो, इसका बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दो, समझिएगा। ये ग्रुप निकाला यहाँ से H निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड, पहला चीज। दूसरा बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखो कम वाला देखना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसको निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड, ये देखिए आपका इस सामने। व्हेन वन अल्काइल ग्रुप हैज बीटा हाइड्रोजन, अगर एक ही के पास बीटा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा ही है, बीटा ही नहीं, तो बेटा सिंपल सी बात, इसका हटाओ और इनमें से एक बीटा हटाओ, तीनों बीटा बराबर है तो किसी एक से निकाल लो। चलो अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाले तो देखो ये बाहर गया, ये बाहर गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। लो बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर भी क्लियर, देखते जाइए मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। अरे वाह गजब, ईथर का ऑक्सीडेशन भी कराएंगे बेटे, ईथर का ऑक्सीडेशन भी कराएंगे। और देखिए कैसे होगा ऑक्सीडेशन, देखिए कैसे होगा ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं यहाँ पे, बहुत तगड़ी चीज समझिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर बाय एयर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ईथर हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ईथर के पास देखो ये ईथर है बेटे, और देखो यहाँ पे अल्फा और ये बीटा, एटलीस्ट उसके पास अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। सो ईथर हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट फॉर्म्स पेरोक्साइड इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो एयर में अगर यूवी लाइट या HNO है ना, एयर और HNO के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले बेटे ये ईथर पेरोक्साइड बनाता है EP, इसको क्या बोलते हैं EP। और ये जो ईथर पेरोक्साइड होता है बेटे, ये पॉइजनस एंड एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख लो, देखो इस वाले हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए ऐसे, इसको हटाया ऐसे लिखा, और यहीं पर पेरोक्साइड लिंकेज घुस जाता है एयर के प्रेजेंस। एयर में O2 है ना बेटे, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ घुस जाएंगे, देखो ईथर पेरोक्साइड। ये कुछ क्यूमीन वाली रिएक्शन है फिनॉल की, उसी तरह की हो रही है, देखो तो ईथर पेरोक्साइड बना दिया ईथर पेरोक्साइड, क्योंकि क्या होता है पॉइजनस एंड एक्सप्लोसिव। अब ये पॉइजनस और एक्सप्लोसिव है बेटा, तो हमारे लिए डेंजरस है, तो टू अवॉइड, तो हमें इसके फॉर्मेशन को रोकना होगा। सो टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड ईथर पेरोक्साइड इज ऑलवेज केप्ट इन ब्राउन कलर्ड बॉटल्स। ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में क्या होगा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और दूसरा टाइट रखोगे तो बेटा वो एयर को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ईथर पेरोक्साइड नहीं बना पाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्राउन बॉटल्स में, कलर्ड बॉटल्स में इसको करते हैं विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2O।
क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि एक निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि इसको पेरोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होने देता है। एंड H2SO4 एंड CuSO4 या FeSO4 यूज करते हैं। उससे होगा क्या कि मान लो Fe अगर आपका इथर पेरोक्साइड बन भी गया, सो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, CuSO4 या FeSO4 बेटा ये वापस यहाँ से H2O2 निकल जाता है, H2O2 निकल जाता है और वापस ये ईथर को रिस्टोर कर देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर हो जाता है बेटे यहाँ से। तो ईथर पेरोक्साइड अगर बन भी गया तो अगर आप उसमें H2SO4 या कॉपर सल्फेट या FeSO4, बहुत इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है समझिएगा, डाल दो तो बेटा यहाँ से ईथर पेरोक्साइड बाहर हो जाता है, पेरोक्साइड बाहर हो जाता है ना, जहाँ भी सोल्यूशन से H+ लेके ये पेरोक्साइड बाहर हो जाता है और उसके बाद वापस ये ईथर आपका वापस बन जाता है। तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रॉय कर लिया क्या डाल के, H2SO4, CuSO4 या फिर FeSO4। बेसिकली ये केमिकल टेस्ट ऑफ ईथर का भी काम करता है। देखिए कैसे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर ऑक्साइड इज कंफर्म्ड बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2O2। अच्छी अच्छी बताओ बेटा, हमने क्या किया, हमारे पास एक सोल्यूशन है, जरा समझिएगा इस बात को, थोड़ा समझने का मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, ऊपर से H2SO4 डाल दिया, क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, एक सेकेंड बेटे, H2SO4 डाल दिया या फिर FeSO4 डाल दिया, और उसके बाद में अगर हम उसमें और एक्स्ट्रा क्या डाल लें बाहर से, KI और स्टार्च। अच्छा एक बताओ बेटा, जैसे ईथर पेरोक्साइड में आप H2SO4 डालोगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 दे देगा, क्या पेरोक्साइड में कन्वर्ट के H2O2 दे देगा। अब सुनिएगा, जैसे वो H2O2 देगा तो यहाँ पर जैसे ही डालो तो यहाँ पे H2O2 होगा बेटे। अब H2O2 जैसे बना तो अगर आप इसमें डाल दो KI और स्टार्च, देखो ईथर पेरोक्साइड में आपने H2SO4 डाला, समझिएगा ईथर पेरोक्साइड में आपने H2SO4 डाला, उसने ईथर दिया और H2O2 दे दिया। अब H2O2 में जब आप KI और स्टार्च डालते हो तो ब्लू कलर दे देता है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन में H2SO4 FeSO4 डालने के बाद आप KI और स्टार्च डाल देते हो, है ना, तो इसका मतलब, और अगर आपको ब्लू कलर मिल जाता है, इसका मतलब बेटे इसके अंदर ईथर पेरोक्साइड प्रेजेंट था, क्योंकि ईथर पेरोक्साइड पहले कन्वर्ट हुआ होगा ईथर में और H2O2 में, और ईथर पेरोक्साइड प्रेजेंट था, इसका मतलब उसके अंदर पहले ईथर था जो कि ऑक्सीजन से और एयर के प्रेजेंस में ईथर पेरोक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो कंफर्मेशन ऑफ ईथर हो गया कि नहीं, टेस्ट ऑफ ईथर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात क्या। अब ऐसे ही ईथर पेरोक्साइड था, उसमें आपने FeSO4 डाल दिया, तो जब आप उसमें FeSO4 डालते हो बेटे देखो तो फिर से ईथर और पेरोक्साइड दे देगा, समझिएगा बात को। तो फिर से ईथर और पेरोक्साइड दे दिया। अब उसमें अगर आप Fe+2 डालो तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2, तो ये Fe+3 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बेटे, तो आपने यहाँ पे Fe+2 डाला, तो Fe+2 डालोगे तो Fe+2 तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, और उसमें अगर आप KCNS डाल दो, क्या डाल दो, पोटेशियम थायोसाइनाइड, KCNS डाल दो बेटे, तो फिर आपको रेड कलर मिल जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर ईथर था। कैसे ईथर था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके ईथर पेरोक्साइड बनाया, आपने यहाँ पर FeSO4 डाला तो पेरोक्साइड बन गया और प्लस ईथर बन गया। जैसे पेरोक्साइड बना आपने उसमें Fe2+ डाला, Fe+2 डालने के बाद आपने KCNS डाला और आपको रेड कलर मिला, इसका मतलब ईथर कंफर्म। दिस इज केमिकल टेस्ट ऑफ ईथर ऑल्सो, है ना, एकदम मस्त और जबरदस्त चीज बेटे, ये आपका केमिकल टेस्ट ऑफ ईथर, बहुत बढ़िया चीज। चलो और आगे बात करते हैं बेटे, और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर बाय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड हीट। अब हम ईथर का ऑक्सीडेशन बेटे करा सकते हैं, किससे करा सकते हैं बेटे बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी हम इसका क्या करा सकते हैं बेटे, इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका ऑक्सीडेशन, ये देखिए आप, चलिए गौर फरमाइए। ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7H+ हीट। बेटे देखो मजेदार चीजें हैं कि नहीं, मजा आ रही कि नहीं, देखो रिएक्शन सीखो बेटे, रिएक्शन सीखो, बहुत अच्छे लेवल, बहुत एडवांस लेवल की चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत तगड़ी और एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूं बेटा, समझो और मजे करो और एंजॉय करो बेटे। अब ये सारी चीजें बेटा देखो एक साथ कितना प्योर कलेक्शन, जबरदस्त कलेक्शन मैं आपके सामने ला रहा हूं। सो इसमें भी देखो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ऑक्सीडेशन, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ भी, जैसे देखो ये अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन, ऐसा अल्फा कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, जब उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन है बेटा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्फा कार्बन हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होगा। चलिए कराया जाए। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन इनके प्रेजेंस में कराते हो K2Cr2O7H+ हीट, आपने डाल दिया K2Cr2O7H+ हीट। अब आप देखो बेटा ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका भी एसिड बना दो, इसका भी एसिड बना दो। देखो CH3COH, CH3CH2COH क्यों बनाया बेटे, क्यों बनाया, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन थे तो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब देखो इधर 1 है, इधर 2 है, तो बताओ इसको यहाँ से तोड़ा, अब ये वाला 2 वाला तो एसिड में कन्वर्ट हो गया और 1 वाला कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड, मतलब इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, कैसे और करके आप लिखते हैं अगर, तो C डबल बॉन्ड O CH3 बोलो बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर बाय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट के प्रेजेंस में करा लिया, आ रही ना मजा। तो क्या बढ़िया मस्त चीजें सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो बेटे बताओ। चलो आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हाइलोजिनेशन ऑफ ईथर।
हेलोजिनेशन ऑफ ईथर। किसकी बात करने जा रहे हैं? ईथर के हेलोजिनेशन की। समझो, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन करा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है जरा देखो। ईथर के साथ क्या क्या कांड कर रहे हैं हम लोग। ये कांड बहुत जबरदस्त और मस्त और अल्टीमेट कांड है बेटे। और जरा देखो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। अब बात कराते हैं बेटा हेलोजिनेशन ऑफ ईथर। इसका हेलोजिनेशन जब हम कराते हैं तो Cl2HNO के प्रेजेंस में कराते हैं। केस 1 देखिए, व्हेन Cl2 इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट देन एट अल्फा कार्बन में क्या होगा? अगर स्मॉल अमाउंट में है, अगर Cl2 स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, तो Cl2 अगर स्मॉल में तो ये एक्सेस में होगा, ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? कोई सा भी सिमेट्रिकल है, कोई सा भी एक एच हटाओ, Cl लगा दो, देखिए लग गया Cl, हो गया काम। Cl तो स्मॉल अमाउंट था। व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट then all hydrogen are replaced, then all alpha hydrogen will be replaced. all alpha नहीं बेटे, all hydrogen will replace, मतलब जितने हाइड्रोजन है सब के सब। यहां पर देखो हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन 5 थे तो 5 Cl यहां पे आ गए, इधर 5 थे 5 Cl यहां पे आ गए। तो ध्यान रखो, व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट ऑन, बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी इतने एडवांस लेवल की चीजें कहां मिलेंगी आपको बताओ? सिर्फ और सिर्फ वेकेशन क्लासेस पे ही मिलने वाली है आपको, समझो बात को। तो क्लोरीन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो जितने भी हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर C5Cl5, सॉरी C2Cl5, इधर भी C2Cl5, 5 हाइड्रोजन 5 Cl आ गए, इधर 5 हाइड्रोजन 5 Cl। लेकिन अगर Cl2 किस में है बेटे? स्मॉल अमाउंट में है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के वापस Cl आ जाएगा। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हम ईथर का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ BF3, तो बेटा कुछ नहीं, ईस्टर बना देता है, ROR बना देगा RCOOR, मतलब यहाँ पे CO इंसर्ट हो गया। ये देखिए ईस्टर बना देता है, क्या बना देता है बेटे? ईस्टर बना देता है। कहानी क्लियर? चलिए और आगे बात करते हैं। विटिक रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। अब विटिक रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा, थोड़ा बेटा इस बात को भी समझते हैं कि विटिक रिएक्शन यहाँ पर क्या है। आप देख लो बेटा कितने प्रो लेवल की चीजें ईथर में हो रही हैं, कितनी प्रो लेवल की चीजें बेटा आपके सामने रख रहा हूँ ईथर में, जरा देखिए कैसे। विटिक रिएक्शन ईथर में अगर हम बेस कैटेलाइज्ड, बेटा क्या कर दें? बेस कैटेलाइज, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लाइक RLI या NaNH2 डालें ईथर में, ठीक है, तो अगर रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा? रीअरेंजमेंट 1 to शिफ्ट होगा। और कहां पे हो सकता है? ओनली बेंजाइल और अलाइल ईथर में। बेंजाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है, समझो जरा बात को। OR मैं लिख दूं, पहले समझाऊं बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल यहां पे लिखता हूं, आपके पास OR होना चाहिए बेटे, उसके बाद सिंगल सिंगल PH होना चाहिए, ये आपका बेंजाइल। अलाइल क्या होगा? OR होना चाहिए, सिंगल सिंगल डबल होना चाहिए। तो ये आपका होता है अलाइल ईथर बेटे, और ये आपका होता है बेंजाइल ईथर, ठीक। ये आपका बेंजाइल ईथर और ये अलाइल ईथर, पहचान लोगे? जैसे कि बताओ ये कौन सा है? OR सिंगल सिंगल PH, ओहो दिस इज बेंजाइल ईथर, दिस इज बेंजाइल ईथर, दिस इज बेंजाइल ईथर। तो ये कहां पे होगा? ओनली बेंजाइल और अलाइल ईथर के साथ ऐसा होना है। तो ये अलाइल ईथर है। अब देखो क्या होने वाला है इसमें। अच्छा ये वाला बताओ, सॉरी ये बेंजाइल ईथर है, ये वाला बताओ क्या बेटा? OR सिंगल सिंगल डबल, ओहो दिस इज अलाइल ईथर। समझ गया ना? तो अलाइल ईथर क्या होता है, बेंजाइल ईथर क्या होता है, समझ में आया? अब इसका रिएक्शन देखो क्या होता है। आपने सपोज PHLI, RLI, NaNH2 या PHLI भी ले सकते हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आपने PHLI ले लिया, ठीक है, तो PHLI। अब बेटा देखो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो? होमोलाइसिस करा लो। क्या करा लो बेटा? होमोलाइसिस कराया OCH3 वाला, तो यहाँ पर देखो ये आया और ये आया, आ गया, ओके गुड। चलिए फिर PHLI, जैसे वो होमोलाइसिस कराया बेटा तो यहाँ पर रेडिकल, एक यहाँ पर रेडिकल। बात समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो CH3 अलग हो गया, ये देखिए CH3 अलग हो गया। अब यहाँ पे एक रेडिकल ये बचा, ये बचा। ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक है बेटे, कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ से H+1 निकल जाएगा, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। इसको CH कर दो, इसको H कर दो, तो यहाँ से H+ निकालोगे तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। H+ बाहर गया तो क्या आ गया? माइनस आ गया, माइनस H+ बाहर गया। अब माइनस आ गया बेटे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे तो इसके पास 2 होने चाहिए थे, तब क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, समझना बात। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा वहाँ माइनस आ जाएगा, क्या? देखो माइनस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझिएगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ प्लस आया तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखिए न्यूट्रलाइज हो गया। फिर से समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज आया यहाँ पर, माइनस आ गया। 2 थे, एक चला गया तो एक ही बचा ना, देखो एक बचा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा तो यहाँ प्लस आया, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और एक रेडिकल ये बच गया, इसको रेडिकल एनायन बोलेंगे। उसका तुरंत ये CH3 जो है ये यहाँ पे अटैक कर देगा, देखो ये CH3 लग गया। उसके बाद जो H+ निकला था वो H+ यहाँ अटैक करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा। देख लो बेटे, दिस इज कॉल्ड विटिक रिएक्शन। देख लो इसका मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड विटिक रिएक्शन। बट ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? ओनली बेंजाइल एंड अलाइल ईथर में। मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर बेटा हमने फ्री रेडिकल इसको ब्रेक किया, होमोलाइसिस करा दिया, ये आया, ये आया, CH3 अलग। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ऑक्सीजन के पास, बताओ बेटा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आया,
और बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो एक बचा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ प्लस आया, तो प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर CH3 बचा था, CH3 रेडिकल तुरंत कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पर देख कंबाइन हो गया, ऊपर माइनस था, H+ आपने अभी निकाला था ना, वो H+ से अटैक करके ये बना देगा कंपाउंड। सो दिस इज विटिक रिएक्शन, क्लियर। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। अब देखो बेटा ये कुछ हैं जो हमने अल्कीन में भी आपको हाइड्रोकार्बन में भी करा रखे हैं बहुत डिटेल में। तो सीधे आप सीधो, अगर किसी भी अल्कीन में अगर आप O2 Ag और हीट करते हो तो बेटा अल्कीन में ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर साइक्लिक ये ऑक्सीडेंट बनाता है, सिंपल। कोई भी ऑर्गेनिक पर एसिड जिसके अंदर परऑक्सी लिंकेज हो, जैसे आपने ये ले लिया सपोज बेंजीन लिया, बेंजोइक एसिड होता है ये आपका ये, तो बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजोइक एक ऑक्सीजन हो, देखो बेंजोइक पर एसिड हो गया, तो कोई सा भी ऑर्गेनिक पर एसिड ले लो, तब भी यहाँ पर क्या होगा बीच में, ये पूरा का पूरा मैं डिटेल में बेटा आपको करा चुका हूँ। अब देखिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, एडिशन रिएक्शन में भी कराया हुआ, देख रहे आप ये। और कोई अगर आप MMPP ले लेते हो तो उस केस में भी बेटा यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये रिएक्शन पे थोड़ा सा देख लो, NaOH है, और बेटा देखो यहाँ पर OH लगा, यहाँ पर Cl लगा है, ये बेस है बेटा, तो यहाँ से H+ खींच लेगा अपनी तरफ, H+ खींच लिया, पानी निकाल देगा यहाँ से, और यहाँ पे O- बचा। एक बार मैं लिख दूँ, इसको बनाता हूँ, समझते जाइए बेटा, बहुत तगड़ी चीज़ें चल रही है बेटे, मस्त वाली। O-, फिर CH है, और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर R'। जैसे यहाँ पर O- है बेटा, ये तगड़ा प्लस आई होता है। क्या होता है? तगड़ा प्लस आई होता है कि नहीं होता? तो ये धक्का देगा तो ये लीविंग ग्रुप ये बाहर जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और बेटा बताओ ये प्लस माइनस क्या एक बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, देखो ये देखो बन गया ईथर आ गया। तो इस तरह से यहाँ से भी आप साइक्लिक ईथर बना सकते हो। तो देखिए साइक्लिक ईथर कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, साइक्लिक ईथर बेटे कैसे बनते हैं वो भी आपको पता चल गया, नहीं पता चल गया बेटे बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत बढ़िया चीज़ देखो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिसॉल। अब हम लोग एनिसॉल का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग ऊपर में OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, बेंजीन ग्रुप में अगर ऊपर OCH3 लगा हुआ है तो C6H5OCH3 इज कॉल्ड एनिसॉल। अब एनिसॉल है तो इसका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है बट इसकी क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं वो सब हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एनिसॉल भी एक ईथर है, वो अल्काइल अराइल ईथर है। क्या है? अल्काइल अराइल, क्योंकि OCH3 तो CH3 अल्काइल हो गया, और इधर बेंजीन लगा तो अराइल अल्काइल ईथर होता है ये आपका एनिसॉल, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन को समझेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारी चीजें बेटा डिटेल में समझेंगे। इसके पहले जितना भी समझाया बेटे आपको मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो यहां तक अगर आ गए हो, अब समझ में आया आपको, तो बेटा कमेंट भरो, कमेंट फेंक के मारो, कमेंट फेंक के मारो बेटे। अगर आपको बहुत तगड़े से बहुत मस्त तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट फेंक के मारो बेटे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटे। तो एक्चुअली हम लोग बेटे यहां पर बात करने जा रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या EAS रिएक्शन, जो कि हम आपको ऑलरेडी पहले बेटे बहुत अच्छे से बता चुके हैं, राइट। ये रिएक्शन, सो रिंग सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक ईथर्स। अब बेटा एक चीज बताओ, ये आपका यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब रिंग में जाएगा तो रेजोनेंस करेगा, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेटे हम आपको बहुत डिटेल में पहले बता चुके कि नहीं बता चुके, मुझे ये बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे स्ट्रक्चर्स बताने की जरूरत है या बताने की जरूरत है। यहाँ पे बस एक जरूर है कि जो लोन पेयर है इसकी वजह से बेटा आप देखो, ये ऑर्थो पोजिशन है आपकी, ये आपकी पारा पोजिशन है, और ये आपकी अगेन ऑर्थो पोजिशन है। तो आप यहाँ पर देखो ओवरऑल हो क्या रहा है कि रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, है ना, ड्यू टू दिस रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज। तो इसका मतलब ये जो OR है ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। सो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये यहाँ से समझ में आती है आपको, ठीक है बात। ओके, देखिए कैसे क्या होगा। ये पूरा का पूरा आपके सामने स्ट्रक्चर है बेटा, आपको देखना है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन की। तो बेटा देखो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है बेटा, ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि जैसे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से जो आपको ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड, तो ब्रोमीन से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Br+ मिलेगा। अब बताओ कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर गया। और यहाँ पर जो पैरा जो आइसोमर होता है बेटा वो ज़्यादा आपका क्या होता है, मेजर होता है, इसका यील्ड कितना होता है? 90% होता है। रीजन आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देख सकते हो। चलिए अगला बात करते हैं बेटे किसकी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल-क्राफ्ट में दो तरह की होती है, एक अल्काइलेशन होता है, एक FCA होता है जिसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप यूज होता है, देखो प्लस और ये माइनस, ये देखो अल्काइल ग्रुप है। असाइलेशन होता है एक फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन AC होता है, जहाँ पर असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप है, ये यूज होता है, राइट। अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है देखो बेटे यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl लिया, और एनहाइड्रस AlCl3, कोई लुईस एसिड लेते हैं, लुईस एसिड, यहाँ पर भी हम लोग लुईस एसिड लेते हैं, और CH2। इसका पूरा पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में करा रखी है, जितनी भी है बेटे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आया तो CH3+ बेटे कहाँ पे अटैक कर जाएगा बताओ फटाफट? ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा पैरा पे जाएगा, ये आपका मेजर होगा। अब इसमें असाइल ग्रुप आपका, असाइल का आपका टाइम बनेगा बेटा, तो CH3CO
देखो COCH3 ऑर्थो एंड पारा पे लग जाएगा, ये मेजर होगा आपका। क्लियर। सिमिलरली आप बात कर सकते हो किसकी, नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में कॉन्क H2SO4 HNO3 डालते हैं। यहाँ पर बेटा जो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2+ जनरेट होता है। NO2+, तो ये ऑर्थो एंड पारा में अटैक कर जाएगा बिकॉज दिस इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। राइट बेटे, क्लियर एकदम, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है कि ऑर्थो एंड पारा पे लग जाएगा, पारा मेजर होगा। क्लियर। देखिए इसका समरी भी देख लीजिए आप। Br2 एसिटिक एसिड, तो यहाँ से क्या मिला बेटे हमको, क्या Br+ मिला, इलेक्ट्रोफाइल Br+ मिला, तो ऑर्थो एंड पारा में Br लग गया। ये देखो फील्ड का अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर CH3+ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिला। तो देखो बेटा फील्ड का अल्काइलेशन में ऑर्थो एंड पारा पे लग गया। असाइलेशन में देखो ये बेटा प्लस है, यहाँ पर ये आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला, तो देखो COCH3 ग्रुप आपका लग गया ऑर्थो एंड पारा में। ठीक है, इनके नाम वगैरह आप देख सकते हो, आईपैक नेम लिख सकते हो। और जो नाइट्रेशन कराया है तो बेटा यहाँ से आपको NO2+ मिला, NO2+ आपका ऑर्थो एंड पारा में लग गया। राइट, तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर की। आगे समझ में, तो देखो वही सारी रिएक्शन है बेटे जो आपके सामने यहाँ पर है। गुड, समझ में आगे बेटे यहाँ तक बात। चलिए अब आगे बात किया जाए। तो आगे समझिए बात को क्या बेटे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जरा क्या है यहाँ पर। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3 मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 2 मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका विलियमसन सिंथेसिस का है, ये आपको करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy, है ना। जरा देखिए ये वाला कैसे। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बहुत डिटेल हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। इसकी बात करते हैं बेटे। तो देखो यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है बेटा, इतना थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास RX होता है और आपका यहाँ पे अल्कोक्साइड होता है NaOR-, और यहाँ से क्या होता है बेटा NX निकलता है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बात होती है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर ROR- ईथर बन जाता है प्लस NX बाहर हो जाता है। ठीक है, ये देखो राइट बेटे, SN2 विलियमसन सिंथेसिस। इसमें जो R होता है अल्काइल ग्रुप का, ये आपका 0 डिग्री या 1 डिग्री होना चाहिए, और ये कोई सा भी हो सकता है एनी डिग्री। ये वाला जो R है एनी डिग्री, कोई सा भी हो सकता है, एनी मतलब 0, 1, 2, 3 कोई सा भी डिग्री हो सकता है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, ओके। अब जैसे इसमें देखो आप क्या है, इसमें बेटा यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है, देखो अल्काइल है, देखो RX है, देखो अराइल हैलाइड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से NaBr नहीं निकल पाएगा, जैसे आपने यहाँ NX निकाला, तो ये तो नहीं दे पाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट सेट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटे, देखो यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर है नहीं, और यहाँ पर भी देखो कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो यहाँ पर है, तो यहाँ से आसानी से NaBr निकल सकता है, एंड दिस कैन गिव विलियमसन सिंथेसिस। और आपका यहाँ से आपका बन जाएगा बेटे 1-methoxy-4-nitroबेंजीन। बना के देख लो, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे, देखो CH3 लग जाएगा यहाँ पर, OCH3, और यहाँ पर NO2 आ जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। देखो आपका बन गया 1-methoxy 1, 2, 3, 4 1-methoxy-4-nitroबेंजीन। बोलो बेटे, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर कहानी है वाली। चलिए आगे देखें बेटे। अब जैसे इनके प्रोडक्ट्स बनाने नहीं बना पाओगे बेटे, देखो HBr है, ईथर है बेटे, तो देखो ये प्रोटोनेट करेगा, पहले इसको एक्टिवेट करेगा, सारी कहानी पता है, रिएक्शन पता है। इधर भी 1 डिग्री, इधर 0 डिग्री, तो SN2 फॉलो होगा। SN2 फॉलो होगा तो किधर से ब्रेक होगा, इधर से ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। जैसे ही माइनस आया तो H+ और ये H+ आपका अटैक कर जाएगा कहाँ पे बेटा, यहाँ पर। Br अटैक कर जाएगा यहाँ पर। बताओ प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH और प्लस बेटा Br-CH3। ठीक, चलिए HBr है। अब बेटा यहाँ तो DBC है तो टूटेगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये H+ और ये माइनस, H+ यहाँ अटैक, यहाँ DBC आ गया ना, यहाँ पे Br, तो बेटा क्या बन जाएगा ये कंपाउंड आपका। देखो बहुत सारी चीज़ें बेटा आपको क्लियरली मैं आपको देखो, फिनॉल बन गया और प्लस यहाँ पे C2H5Br बन गया। बोलो बेटे, ये नाइट्रेशन, ये देखो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है बेटे। जब CH3 होता है तो बेटा उसको एनिसॉल बोलते हैं, और जब C2H5 आ जाता है तो उस कंपाउंड को फेनिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिटॉल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1-ethoxyबेंजीन है ये, तो यहाँ पर NO2+ आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, EAS रिएक्शन दे देगा ऑर्थो एंड पारा, तो आपका ये ऑर्थो पोजीशन, ये पारा पोजीशन है, तो देखो ऑर्थो पारा पोजीशन पे आप लगा लो। यहाँ पर OC2H5 है बेटे, बस यहाँ पर OC2H5 है, खुद देखो बेटे आप सारी चीज़ें। तो ऑर्थो पे आपका NO2 लग जाएगा और पारा पे NO2 लग जाएगा। क्लियर बेटे बात। इसमें देखो यहाँ पे 3 डिग्री है बेटे, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो का आपका 10 ऐसे टूटेगा, स्टेबल का आपका 10 बन जाएगा, यहाँ प्लस है, देखो प्लस और ये माइनस, तो I आपका H यहाँ चला जाएगा और I आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर बेटा प्लस है तो I आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर C2H5OH हो जाएगा। बोलो बेटे कहानी क्लियर है, समझ में आ गई सारी चीज़ें अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटे। यूजेज ऑफ ईथर देख लो, ईथर का क्या यूज है बेटे, है ना, यूजेज ऑफ ईथर, ईथर्स आर यूज सेवरल वेज। देखो क्या, डाईमिथाइल ईथर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। डाईमिथाइल ईथर मतलब समझ रहे हो, डाईमिथाइल ईथर बेटे, डाईमिथाइल ईथर अगर आप बात करो तो CH3OCH3 आपका ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, एंड एज ए सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर। डाई इथाइल ईथर क्या होता है, C2H5OC2H5,
ये होता है, इज यूज्ड as a solvent for organic reactions and also as an industrial solvent for oils, gums, resins, etc. It is also used as an extracting solvent. ये कुछ यूजेस है ईथर के जो मैंने आपको बताया। अब बेटा इसमें एक चीज़ और समझते हैं एंड दैट इज व्हाट, बताओ बेटे क्या नेक्स्ट जो आपका आएगा, दैट इज केमिकल टेस्ट ऑफ ईथर। ईथर का केमिकल टेस्ट करेंगे बेटे, ईथर का केमिकल टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, ये ऑलरेडी बताओ ये वाला प्रोसेस बेटा आपको समझा दिया कि नहीं समझा दिया? देखो आपका पेरोक्साइड बनता था, अभी जस्ट डिस्कस किया था, H2O2 आता था, फिर जब ये देखो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँ, अभी कर चुका हूँ। और देखो फिर यहाँ पर आप क्या करते थे, ईथर पेरोक्साइड में H2SO4 डाला आपने, ईथर बना, H2O2 बना। जब उसमें क्या स्टार्च डालते तो ब्लू कलर आ जाता था। फिर ईथर पेरोक्साइड में FeSO4 डाला, ईथर बना, H2O2 बना। Fe+2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटे, Fe+2 को Fe+3 में चेंज करेगा। KCNS डालोगे रेड कलर मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको ईथर का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला टेस्ट एक और है, आप देखो क्या है, इसको बोलते हैं बेटा फिगेल्स टेस्ट। फिगेल्स टेस्ट क्या है, देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटे। देखो क्या करना है आपको, टेक 1 to ml अननोन कंपाउंड, मतलब जिसका आप टेस्ट करना चाहते हो, बेसिकली ईथर का टेस्ट होता है ये। उसमें क्या करना है, इन बॉइलिंग ट्यूब एंड कवर द माउथ ऑफ ट्यूब विथ फिल्टर पेपर, मोइस्चन विथ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट एंड बेंजीडीन हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन। मतलब आपके पास एक ये ट्यूब है, इसमें आपने 1 से 2 ml सोल्यूशन डाल लिया बेटे, ठीक है, बोलो बेटे। एंड क्या है, देखो बॉइलिंग ट्यूब है ना, बॉइल कर रहा है ये। एंड कवर द माउथ ऑफ ट्यूब विथ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर जिसमें क्या पड़ा हुआ होना चाहिए, आपका क्यूप्रिक एसिटेट और क्या होना चाहिए, बेंजीडीन हाइड्रोक्लोराइड होना चाहिए सोल्यूशन, है ना। ट्यूब को हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, अपीयरेंस ऑफ डीप ब्लू कलर मिल जाता है, इंडिकेट्स कि यहाँ पर ईथर है। आपका ये आपका फिगेल्स टेस्ट है। ध्यान रखना बेटा, बहुत तगड़ी चीजें हैं, सिलेक्ट करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए सामने लाया हूँ बेटे, फिगेल्स टेस्ट, ठीक है। ये देखिए आपका, और अगला टेस्ट एक और होता है, देखो क्या होता है वो, जिजल्स टेस्ट ऑफ ईथर। जिजल्स टेस्ट ऑफ ईथर, इसमें क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ईथर होता है, उसमें हम HI डालेंगे। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, आगे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटे, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। देखो ये, अगर ये यहाँ से टूटेगा बेटे, देखो ये ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस है और बेटे ये माइनस है। बताओ बेटे, इस R+ की जगह I आ जाएगा और यहाँ पर H चला जाएगा, तो देखो फिनॉल बन गया और RI बन गया। अब RI में जब आप डालते हो क्या, AgNO3, तो आपको AgI मिलता है। क्या मिलता है, AgI। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको बेटे? अच्छा एक चीज़ और समझो बेटे, ये जो आपका ये OR ग्रुप है ना, ये OH और यहाँ पे RI बन गया। बताओ बेटा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आप HI का डाल लो तब RI बन रहा है, फिर HNO3 डाल दो एक HI बन रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक OR है तो एक HI ही लग रहा है, 1 मोल, और 1 मोल ही AgI बनेगा। बोलो बेटे, 1 मोल AgI बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा भाई, यहाँ से तोड़ोगे तो ये R निकला यहाँ से, तो RI बना, और इसमें एक Ag डाल के एक ही AgI, यानी कि जितना यहाँ पर नंबर OR का है उतना ही AgI बनेगा। क्या समझिएगा, इसका आगे यूज करेंगे, जितना यहाँ पर OR है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ OR ग्रुप्स, alkoxy groups is equals to number of AgI formed, number of AgI formed। दोनों का नंबर सेम होगा कि नहीं सेम होगा, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बेटे, ठीक है। अब जरा सब पढ़ते हैं जरा इस चीज को, देखो क्या है। द जिजल डिटर्मिनेशन ऑफ जिजल टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईस्टर और ईथर दोनों के लिए होता है, इन ए केमिकल सब्सटेंस। इट इज नेम्ड आफ्टर द दिस, ये कहानी है पूरी, कहाँ से कहाँ तक ये सब। In a qualitative test, a sample is first treated with mixture of acetic acid and hydrogen iodide। हाइड्रोजन आयोडाइड और एसिटिक एसिड इसको ट्रीट कराते हैं तो आपके सामने रिएक्शन है टेस्ट ट्यूब में। इंजरिंग रिएक्शन रिजल्ट्स इन द क्लीवेज ऑफ ईथर, ईथर का क्लीवेज हुआ कि नहीं यहाँ पे देखो, और ईस्टर, अगर ईस्टर होता तो ईस्टर का क्लीवेज होता है, इनटू एन अल्काइल आयोडाइड, देखो अल्काइल आयोडाइड बन गया रिस्पेक्टिवली, और अल्कोहल भी बन गया देखो यहाँ पर। और अगर ईस्टर होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, ईथर है तो अल्कोहल बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, और ईस्टर होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, फिर यहाँ पे HNO3 डालते तो AgI बनता, ठीक है। आगे देखो, समझो बात को, देखो बेटा ईथर है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन आयोडाइड डाला, तो यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिला, और जो अल्काइल आयोडाइड RI मिला, अब उसमें जब आप क्या डालोगे बेटे, HNO3 डालोगे तो आपको यहाँ पर AgI मिल जाएगा। और कहानी को आगे समझते हैं, देखो और तगड़े समझते हैं, देखिए क्या है। ये ईथर है बेटे, HI डाला तो देखो यहाँ पर अभी मैं रिएक्शन मैंने बताया था, फिनॉल बन गया और मिथाइल आयोडाइड बन गया, मिथॉक्सीबेंजीन और हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसको हीट करेंगे, कोई गैस निकलेगी, इसमें पास करेंगे क्या, सेचुरेटेड मरकरी टू नाइट्रेट पेपर, ये देखो HNO3 होल ट्वाइस, या सिल्वर नाइट्रेट पास करेंगे। तो यहाँ पे पेपर जो भी होगा, जिस पेपर के थ्रू पास करोगे आप, वहाँ पे रेड या येलो कलर मिलेगा, एंड दिस कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HgI2 या फॉर्मेशन ऑफ AgI। ये यहाँ से ईथर का कन्फर्मेशन का टेस्ट होता है बेटा, इसको जिजल्स टेस्ट बोलते हैं बेटा, है ना। और पूरी की पूरी ये कहानी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो पूरी कहानी पढ़ लेना, सब कुछ जो मैंने बताया वो। हाँ अब देखो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, देखो ये बताता हूँ। जिजल्स टेस्ट वॉज वाइडली यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप, है ना, इन कार्बोहाइड्रेट्स और इन ऑर्गेनोफॉस्फोरिक इंसेक्टिसाइड्स। इसका यूज कर देते हैं बेटे, समझ रहे हो बेटे।
चलिए अब देखो आगे क्या है, सारी कहानी पढ़ना बेटे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, ठीक है। ये पूरी चीज अपना पढ़ना अच्छे से। ओके देखिए क्या है बेटे। इन डिटेल्स मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, बोला था ना बेटा, मिथॉक्सी ग्रुप हम लोग निकालते हैं ईथर के लिए या फिर ईस्टर में कौन सा, ये वो ईस्टर के लिए भी करते हैं हम लोग ये टेस्ट। ए सैंपल ऑफ 2.68 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ए, ठीक है। अब मिथॉक्सी निकलना मतलब ईथर के लिए बात हो रही होगी, तो उसमें ए का मास दिया हुआ, तो मास ऑफ ए देखो 2.68 ग्राम लिख लिया मैंने, और इतने ग्राम एजीआई दे रहा है, तो देखो एजीआई का मास 14.08 ग्राम है बेटे। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ए इज 134, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए का 134 है, देन नंबर ऑफ OCH3 ग्रुप्स पर मोल ऑफ ए इन कंपाउंड AH, ये निकालना है, यानी कि हमें एक मोल में कितना वो निकालना है, ठीक है। देखिएगा तो बेटा ए का मास दिया है, ए का मोलर मास दिया, तो ए का मोल आ जाएगा 2.68 डिवाइडेड बाय 134.02। एजीआई जो बना उसका मास है आपका 14.08, तो बेटा उसका मोलर मास 235 आएगा, है ना। एजी आपका कितना होता है 108, और बेटा आयोडीन आपका कितना होता है 127, तो कितना आ जाएगा देखो 5, है ना, 235 आ जाएगा आपका ये। तो यहाँ से इसका एजीआई का मोल आ गया। अब सिंपल बेटा एक मोल कंपाउंड में निकालना है, यानी कि अगर आपके पास 0.02 मोल, अच्छा एक चीज और बताओ बेटे, जितना मोल एजीआई होगा क्या उतना ही मोल ओआर होगा, हम आपसे बोल चुके हैं ना। यानी अगर इसका एजीआई का मोल आ गया तो उतना ही मोल आपका मिथॉक्सी ग्रुप होगा कि नहीं होगा, यहाँ पहले आप समझा चुके हैं। तो सिंपल एजीआई का मोल निकालो, जितने इसके मोल फाइनली आ जाएंगे 1 मोल कंपाउंड में उतने ही मिथॉक्सी के होंगे। चलिए तो आपको पता है बेटा कि अगर आपके पास 0.02 मोल ऑफ ए है तो उसमें एजीआई कितना है, इतना है 0.05978 मोल्स ऑफ एजीआई। तो 1 मोल में कितना पर मोल चाहिए ना, तो 1 मोल में आपका निकालोगे 3 मोल्स ऑफ एजीआई आ जाएगा, और 3 मोल्स ऑफ एजीआई का मतलब कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ OR OCH3 ग्रुप आ जाएगा आपका। OCH3 मतलब यहाँ पर R की जगह पर क्या है, CH3 है, R की जगह पर क्या है यहाँ पर CH3 है, बस यही आपका आंसर होगा 3 मोल्स ऑफ OCH। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे। तो देखो रिजल्ट टेस्ट पे बेटे देखो कितने अच्छे से अपन ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, सिंपल तरीके से एकदम फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगा के इस ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और बाकी आपका डिटेल में सोल्यूशन भी दिया हुआ है, उसको बढ़िया से अच्छे से रीड करके देख सकते हो। मैंने सारा चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से बेटे कर रखी है, ये देखिए, है ना, ये कुछ सारी चीज़ें हैं बेटे। तो इन सब का बेटे अच्छे से बढ़िया से स्टडी करो, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और आई होप बेटा कि आपने इस लेक्चर को बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा, और काफ़ी कुछ मैंने बहुत बढ़िया चीज़ें बेटे मैंने आपको बेटे यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ, और पढ़ो बेटा, ये एडवांस मेन या सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स चुन के कॉन्सेप्ट्स मैं आप सबके लिए लाता हूँ बेटा पूरा मेहनत करके, और इसलिए आप इनको बढ़िया से नोट्स बनाओ और बेटा अपने स्टडी को बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट कि आपका जो भी एग्जाम है उसको बहुत तगड़े से क्रैक कर पाओ, राइट बेटे। तो अगर आपको बेटा लेक्चर पसंद आया है, मस्त मज़ा आई है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है बेटे। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। टिल देन बेटे खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब मेहनत बढ़ें, खूब मेहनत करें बेटे, खूब आगे बढ़ें, और बेटा लाइफ में इतना मेहनत करो कि आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर पाओ, ठीक है। टिल देन बेटे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, व्हाई नॉट डी।